सबको लगता है 50,000 का लैपटॉप लेना है, 5,000 का इंटरनेट, 5,000 का भी नहीं, 1,000 रुपये का इंटरनेट कनेक्शन लेना है और हमारी एजेंसी स्टार्ट, 2 क्लाइंट से एजेंसी स्टार्ट। क्योंकि देयर इज नॉट अ प्रॉपर प्लेबुक कि किस तरह से आपको अगर एजेंसी खोलनी है। क्लाइंट को तो लग रहा है कि हो क्या रहा है, आप 4 ये क्रिएटिव ही तो बना रहे हो, इसका क्या हम मतलब इतना पैसा दें। और यहाँ अगर आप वीडियो एडिटर जो फ्रेशर भी हायर करोगे उसकी भी एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं इससे अच्छा फ्रीलांस में कर रहा था तो मैं 20,000 वैसे ही बना रहा हूँ, अगर मैं आपके पास आता हूँ तो मेरे को 30,000 दो। अगर डिज़ाइनर हायर करो तो डिज़ाइनर के भी यही एक्सपेक्टेशन होगी। तो क्लाइंट को एजेंसी से चाहिए परफॉर्मेंस, लेकिन हम क्लाइंट को बेच रहे हैं आलू प्याज। आलू प्याज कैसे कि हम 4 रील देंगे, 8 हम आपको पोस्ट देंगे और हम आपसे चार्ज करना चाहते हैं 50,000। क्या ध्यान क्या करते हैं, 30,000 40,000 रुपये लेते हैं और ये हर महीने एक रिपोर्ट भेज देते हैं। तो वो एटीट्यूड काम नहीं आएगा। उस पहली चीज़ तो ये होना चाहिए कि एक बिजनेस ओनर को ये भी क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरा मार्केटिंग बजट कितना होना चाहिए। ये क्लियर नहीं होता है। एक सबसे बड़ी गलती और सबसे कॉमन गलती अगर एक इंस्टीट्यूशन ओनर कर रहा है तो वो क्या है? कॉमन गलती तो एक तो ये कर रहा है कि किसी भी व्हीकल को परचेस करने से पहले आप ये जरूर इंश्योर करते हैं कि आपको व्हीकल अच्छी तरीके से चलानी आनी चाहिए। चाहे आप फिर उसके लिए ड्राइवर ही क्यों ना रख लें, आपको वो गाड़ी चलाना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में आप उस गाड़ी को मैनेज कर सकें, हैंडल कर सकें। और हमारे बिजनेस के सारे ऑपरेशंस भी ऐसे ही है। एक बिजनेसमैन को जितना इंपॉर्टेंट फाइनेंस का ज्ञान होता है उतना इंपॉर्टेंट सेल्स का ज्ञान भी होता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन का ज्ञान भी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में है मार्केटिंग का ज्ञान। अगर मार्केटिंग का ज्ञान नहीं है ना तो आप हमेशा अपने कॉम्पिटिशन से पीछे रह जाओगे। लोगों को आपकी प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा, आपकी सर्विसेज क्या है वो सही ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाएगी। और इसीलिए अभी पिछले कुछ सालों में अगर आपने ट्रेंड देखा होगा तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है जो बहुत तेजी से रफ्तार से बदलता जा रहा है। अभी एआई के जमाने में डिजिटल मार्केटिंग बहुत तेजी से इवॉल्व किया है और इसीलिए हमने आज का ये स्पेशल एपिसोड आप लोगों के लिए मिस्टर पंकज बुधवानी के साथ में किया है। पंकज जी ने अपनी जर्नी एज अ फ्रीलांसर शुरू की थी, उसके बाद में आज एक एजेंसी सेटअप भी कर चुके हैं। तो अगर आप एक एजेंसी ओनर हैं, आप अपनी एजेंसी को एक अच्छे नीश में डेवलप करना चाहते हैं, केवल एक स्पेसिफिक हाई टिकट क्लाइंट के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर आप एक बिगिनर मार्केटियर है, आप बिल्कुल बेसिक लेवल से गूगल एड, फेसबुक एड को समझना चाहते हैं, एसईओ को समझना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के वो कौन से इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स केपीआईज है, तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एपिसोड में आपके बहुत सारे नोट्स बनने वाले, तो पेन पेपर लेके बैठिए और कमेंट सेक्शन में अपनी लर्निंग जरूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से अगर 2-3 साल पहले की बात अगर हम करें सर, तो डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड बहुत बूम पर था। हर दूसरा बंदा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल करता था। अगर इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो इंस्टीट्यूट्स भी उसको प्रमोट कर रहे थे। अपग्रेड पे भी बहुत सारे कोर्सेज थे, 5,000 रुपए से लेके 50,000, 60-70,000 रुपए के कोर्सेज सेल हुआ करते थे। लेकिन अब मैं वो ट्रेंड धीरे धीरे कम होता हुआ देख रहा हूँ। क्या लगता है, क्या रीजन है उसके पीछे? एक्चुअली काफ़ी कम इंस्टीट्यूट्स बचे हैं उसमें भी जो एक्चुअल में प्रॉपर मार्केटिंग सिखा रहे हैं। इससे पहले क्या होता था, 6 महीने का एक स्टूडेंट का एंगेजमेंट प्रोग्राम बना दिया गया और स्टूडेंट से 40,000 50,000 की बिलिंग करनी है, इस तरह का एक प्रोग्राम बना दिया गया। उसमें उसको 1 महीना सोशल मीडिया सिखा रहे हैं या 2 महीने सोशल मीडिया सिखा रहे हैं। जो सोशल मीडिया आप 2 दिन में सीख जाते हो, 4 दिन में सीख जाते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको यूज़ कर रहे हो। पहले के टाइम में वो चल रहा था। अब स्टूडेंट भी इतना अवेयर हो गया है और स्टूडेंट को भी पता है कि वहाँ पे क्या सिखा रहे हैं और वो मैं कितने दिन में सीख के इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। और ऑनलाइन इमीडिएट ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, उनको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अगर कोई कोचिंग ले रहा है तो प्रॉपर परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैसे रन की जाए या प्रॉपर स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड की जाए, तो इसी तरह के इंस्टीट्यूट सब बचे हैं। अब सारे इंस्टीट्यूट्स डिजिटल मार्केटिंग नहीं सेल कर रहे हैं इसलिए। लेकिन स्ट्रेटेजी एक ऐसा पार्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि वैसे सीखी नहीं जा सकती। ओवर द टाइम आप अपने एक्सपीरियंस से सीख। आप बिल्कुल एक्सपीरियंस से सीखते हो, लेकिन आपको अगर प्रॉपर कुछ केस स्टडीज बताई जाए तो आप समझो जहाँ आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, आप एटलीस्ट 10 से स्टार्ट करोगे, क्योंकि 10 आपने केस स्टडीज अगर पढ़ी होगी तो आप उन सबको क्लब करके एक अपने किसी जो फर्स्ट प्रोजेक्ट करोगे उसमें आप स्ट्रैटेजी कुछ बिल्ड करोगे कि मैं किस तरह का कम्युनिकेशन रखूंगा, मैं किस तरह का मतलब कंटेंट लाऊंगा, तो वो सारा स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है। तो वो केस स्टडीज अगर कोई इंस्टीट्यूट जैसे सिखा रहा है तो डेफिनेटली, जैसे मुंबई में
है एक इंस्टीट्यूट जो सिर्फ ये डिजिटल स्कूल का जैसे उसका नाम है, तो वो ऐसे स्ट्रैटेजिकल केस स्टडीज बहुत सिखाता है और वहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स फैकल्टीज आते हैं, तो डेफिनेटली इट हेल्प्स। ठीक है। आज अगर सोशल मीडिया पर देखा तो हर दूसरा बंदा डिजिटल मार्केटर बना हुआ है। हालात तो ऐसे, अगर मैं एक पत्थर उछालूंगा तो किसी डिजिटल मार्केटर के सर पे जाके गिरेगा। हर गली नुक्कड़ में डिजिटल मार्केटर बन रहा है। इतनी सारी एजेंसीज, जस्ट डायल पर आज 70,000 एजेंसीज डिजिटल मार्केटिंग की लिस्टेड है, केवल जस्ट डायल पर। ऐसे तो बहुत सारी एजेंसीज होंगी। फ्रीलांसर्स भी अगर हम देखें तो आज मतलब लाखों में फ्रीलांसर्स हो गए। ऑन रोल एम्प्लॉयज भी बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं। तो क्या ऐसा हो गया है कि सप्लाई बढ़ गई है और डिमांड कम हो गई है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। पहली चीज तो मैं आपको इस क्वेश्चन का पहला आंसर तो ये है कि इंडिया में एमएसएमईज कितनी है। 6 करोड़ एमएसएमईज है। अगर हाँ, अगर 6 करोड़ एमएसएमईज की बात करूं तो उसमें कम से कम 1% तो एजेंसीज की नीड होगी। तो अगर मैं देखूं 1% एजेंसीज की नीड होगी तो कम से कम 6 लाख एजेंसीज की नीड होगी। फिर आते हैं एम्प्लॉयज की। अगर मैं बात करूं 10% एम्प्लॉयज की तो नीड होगी। 10% एम्प्लॉयज भी अगर आप सोचते हो तो कम से कम आपको 60 लाख डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स चाहिए, जो कोई डिजाइन में होगा, कोई अलग अलग फील्ड में होगा, लेकिन ओवरऑल 60 लाख चाहिए, मतलब 6 मिलियन लोग वो चाहिए। तो आप कैसे कह सकते हो अभी? हाँ, ये बात है कि जो फ्रीलांसर्स 2-3 प्रोजेक्ट के नाम पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज खोल के बैठे हैं, वो मुझे लगता है कि नंबर अभी बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे उन जो जो ग्रो भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो नंबर बढ़ा रहे हैं। उसकी जगह राइट एजेंसीज आनी चाहिए और वो राइट एजेंसीज राइट परफॉर्मेंस देनी चाहिए। और कुछ ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए जहां पे आप एजेंसी की क्रेडिबिलिटी चेक कर सको। इस एजेंसी ने कितने प्रोजेक्ट्स किए, भाई खराब भी होते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, लेकिन ओवरऑल वहां पे होना चाहिए कि हाँ, कितने प्रोजेक्ट सही किए, कितने प्रोजेक्ट्स खराब किए, क्या किया। ओवरऑल एक हेल्थ कार्ड, एक या स्कोर कार्ड एक एजेंसी का भी होना चाहिए, जो अभी नहीं है। लेकिन मतलब एमएसएमईज जितने हैं तो उस हिसाब से तो एजेंसीज के भी डिमांड और है। तो कुछ ऐसी कम्युनिटीज भी है आप लोगों के अंदर, डिजिटल मार्केटर्स की कुछ कम्युनिटी हो या सिर्फ एजेंसीज की कम्युनिटीज हो? काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं, मैं जुड़ा हुआ हूँ उन कम्युनिटीज़ से, और उन कम्युनिटीज़ में लोग हैं। लेकिन मैं कहूँ कि बहुत अच्छे एडवांस लेवल की कम्युनिटीज़ हो तो अभी इंडिया में वो नहीं है। कुछ कम्युनिटीज़ में जिसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ तो वहाँ पे फ्रीलांसर्स भी बहुत सारे हैं। तो वो मान लो जो कंटेंट पे डिस्कस करते हैं, तो एक एजेंसी ओनर का लेवल अलग होता है। वहाँ पे वो मतलब जैसे मान लो एक फ्रीलांसर है, वो मान लो 1 लाख 2 लाख के रेवेन्यू पे है, और एक एजेंसी ओनर है जो मान लो 50 लाख या 1 करोड़ के रेवेन्यू पे है। तो उसके चैलेंजेस अलग होंगे और उसके फ्रीलांसर के चैलेंजेस अलग होंगे। तो दोनों एक फोरम पर है तो वो डजंट मेक सेंस। डजेंट मेक सेंस, इट्स जस्ट जेनरिक कम्युनिटी। बट कहीं से भी शुरुआत ऐसे ही होती है कि एक जेनरिक कम्युनिटी बनेगी, फिर जेनरिक से स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी बनेगी, तो वो शुरुआत वैसी ही होती है। तो वो हो रहा है मेरे हिसाब से। नहीं, जैसा आपने अभी बताया कि काफी एजेंसीज खुलती है और नीड भी है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर एजेंसी खोल तो लेता है लेकिन कुछ समय बाद उसकी बंद भी हो जाती है। ये इंडस्ट्री अट्रैक्ट बहुत करती है। ये इंडस्ट्री अट्रैक्ट इसलिए करती है, सबको लगता है 50,000 का लैपटॉप लेना है, 5,000 का इंटरनेट, 5,000 का भी नहीं, 1,000 रुपये का इंटरनेट कनेक्शन लेना है, और हमारी एजेंसी स्टार्ट, 2 क्लाइंट से एजेंसी स्टार्ट। जब तक आप 2 क्लाइंट को सर्व कर रहे हो तब तक आप एज ए फ्रीलांसर सर्व कर रहे हो, आपकी एजेंसी तो स्टार्ट ही नहीं हुई। तो इसीलिए सबको अट्रैक्ट बहुत करता है। अब ये फेल क्यों हो रहे हैं? बहुत सारी एजेंसीज आज के टाइम में बंद हो रही है, और नहीं तो लॉस में। जबकि एजेंसी बिजनेस में ये कहा जाता है आप तो लॉस में हो ही नहीं सकते हो, रिटेनरशिप मॉडल है, आपके पास तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, या आपके पास तो एडवांस में ही कम से कम 30-40% प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन फिर भी एजेंसी में लॉसेज है, और वो लॉसेज है क्योंकि वहां पे कोई प्रोसेस ही नहीं है। 2 क्लाइंट का तो आप खुद ही क्रिएटिव बनवा रहे थे, डिजाइनर को कंटेंट इंस्ट्रक्शन, जैसे ही आप टीम हायरिंग स्टार्ट करो आपके खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं। आप स्टार्टिंग में वो समझ नहीं पाते हो, आप कह रहे हो अच्छा ठीक है, एक डिजाइनर रखा, एक ये रखा, एक ये रखा, लेकिन वो सैलरीज आपके सर से ऊपर चढ़ी जाती है क्योंकि आपके पास कोई प्रोसेसेस ही नहीं है। आपने 4 क्लाइंट जैसी टीम को देना स्टार्ट हुए, आपका प्रॉफिट की जगह लोगों के लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए ये एजेंसीज बंद हो रही है और यहाँ फेल हो रही है, क्योंकि देर इज नॉट अ प्रॉपर प्लेबुक कि किस तरह से आपको अगर एजेंसी खोलनी है। जैसे मान लो आज के टाइम में काफी रिसोर्सेज अवेलेबल है इंटरनेट पे कि यहाँ
बुक्स अवेलेबल है कि आपको अगर ये इंडस्ट्री लगानी है तो इस इंडस्ट्री की ये सेट सेट प्रोसेसेस है, या ये इंडस्ट्री इतने सालों से चल रही है, अगर आप इसको लगा रहे हो तो आपका 1 करोड़ का इतने का इन्वेस्टमेंट है, ये आपको लैंड चाहिए, वो चाहिए। लेकिन एजेंसी के लिए कुछ है क्या? कुछ भी नहीं। एजेंसी के लिए सिंपल है कि आपको एक लैपटॉप ही चाहिए, बस यही जो माइंडसेट है वो मतलब यूजर को खराब कर रहा है। ये नहीं बताता है कोई कि अगर आप टीम हायर कर रहे हो तो कम से कम आपको 6 से 8 महीने का सैलरी का कैश फ्लो चाहिए सबसे पहले। तो अगर आपके पास 6 8 महीने की सैलरी है तो आपके 50% चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाओ। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो फिर कोई चांस ही नहीं है। और उसमें भी मैंने ये देखा है कि सैलरीज तो बहुत ज्यादा डिमांड करता है। मतलब वही ग्राफिक डिजाइनर 20-25 हजार रुपए सैलरी डिमांड कर रहा है, वीडियो एडिटर 50-60 हजार तक सैलरी डिमांड कर लेगा, और एट द सेम टाइम क्लाइंट जो है वो उतना पैसा नहीं देता। क्लाइंट तो दे ही नहीं रहा। क्लाइंट को तो लग रहा है कि हो क्या रहा है, आप 4 ये क्रिएटिव ही तो बना रहे हो, इसका क्या हम मतलब इतना पैसा दें। और यहाँ अगर आप वीडियो एडिटर जो फ्रेशर भी हायर करोगे उसकी भी एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं इससे अच्छा फ्रीलांस में कर रहा था तो मैं 20 हजार वैसे ही बना रहा हूँ, अगर मैं आपके पास आता हूँ तो मेरे को 30 हजार दो। अगर डिजाइनर हायर करो तो डिजाइनर के भी यही एक्सपेक्टेशन होगी। तो यहाँ पे भी रोल आता है प्रोसेसेस का, कि अगर आप प्रोसेसेस आपने प्रॉपर बना दिए कि अगर ये डिजाइनर मेरे पास हायर हो रहा है तो मेरे को दिन के इतने डिलीवरेबल्स चाहिए और मंथ के इतने डिलीवरेबल्स चाहिए। अगर आपने वो प्रोसेस बना लिया और आप उस तरह से कैलकुलेट कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो मिसमैच है। अब आते हैं क्लाइंट पे, तो क्लाइंट को एजेंसी से चाहिए परफॉर्मेंस, लेकिन हम क्लाइंट को बेच रहे हैं आलू प्याज। आलू प्याज कैसे कि हम 4 रील देंगे, 8 हम आपको पोस्ट देंगे और हम आपसे चार्ज करना चाहते हैं 50 हजार। क्लाइंट को तो स्ट्रैटेजी चाहिए, स्ट्रैटेजी के साथ चाहिए परफॉर्मेंस। कि मान लो अगर आपने मेरा फर्स्ट मंथ 50 हजार एड स्पेंड किया, आपने उस 50 हजार को क्रिएटिव में लगाया, वीडियो में लगाया, वो आपका पार्ट है, लेकिन उस 50 हजार खर्च करने से मेरे पास क्या आउटकम आया? भाई फर्स्ट मंथ, भाई परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे इंप्रूव होती है। क्या फर्स्ट मंथ 50 हजार खर्च करने से मेरे पास एटलीस्ट 75,000 आए या 1 लाख आए या जो भी XYZ? अगर मेरे 50 हजार लगाने के बाद मेरे पास 10 हजार ही आ रहे हैं या 10 हजार भी नहीं आ रहे हैं, सेकेंड मंथ भी यही चीज चल रही है, तो फिर क्लाइंट कहाँ से देगा? तो ये जो मिसमैच है ना, मतलब जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि एजेंसी और क्लाइंट में यही प्रॉब्लम है, इसीलिए क्लाइंट पैसा नहीं देना चाहता। आज जिस क्लाइंट का 10 करोड़ का टर्नओवर है, तो 10 करोड़ का जिसका टर्नओवर है, क्या उसको लाख रुपए एजेंसी फीस देने में प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। लेकिन वो आप कई बार एजेंसी ओनर्स या फ्रीलांसर्स उनसे मिल के आते हैं कि एक्सपेक्टेशन में जाते हैं कि लाख रुपए देगा, लेकिन मीटिंग के बाद जब आते हैं कहते हैं आदमी लगता है ये 10 करोड़ का है, इसने तो मेरे को 30 हजार ऑफर कर दिए और मैंने इसको 50 हजार का प्रपोजल दिया था, उसमें भी मेरे से 20 हजार की नेगोशिएशन कर रहा है, किस बात का? तो वो जो दोनों के बीच में ही मिसमैच है कि वो क्लाइंट को वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये आदमी या तो ये एजेंसी मेरे को 10 करोड़ से 20 करोड़ या 15 करोड़ पे लेके जाएगी। तो दिस इज द प्रॉब्लम। जैसा भी आपने प्रोसेस बताया कि प्रोसेस होना चाहिए, उस प्रोसेस के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए कि एक नया बंदा जो एजेंसी शुरू कर रहा है, अगर आपको उसको प्रोसेस बताना हो, लेट्स से वो एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा था, लोगों से काम करवा रहा था आउटसोर्स करके, अब उसके पास में 5 क्लाइंट है। जैसे सबसे पहले पहले अगर प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला प्रोसेस तो आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होना चाहिए। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस मतलब कि सबसे पहले पहले आप क्लाइंट को एक प्रॉपर MOU भेजोगे कि इस डेट से मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ये बिलिंग है और ये मेरे डिलीवरेबल्स है, ये मेरा स्कोप ऑफ वर्क है। लोगों का यही प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, व्हाट्सएप पे आपके पास 10 हजार एडवांस आए, आपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। अब कल क्लाइंट आपको, आपका स्कोप ऑफ वर्क तो डिसाइडेड है नहीं, वो आपको XYZ चीजें बता रहा है कि ये भी करके दो, ये भी करके दो, ये भी करके दो। अब आप वो सारी चीजें फुलफिल कर रहे हो, आप कह रहे हो क्लाइंट तो सेटिस्फाई हो रहा है। एंड ऑफ द मंथ क्लाइंट बोलेगा जो आपने मेरे को बोला था स्टार्ट करते हुए कि आप मान लो मेरे को परफॉर्मेंस दोगे, ये दोगे, उस पर तो कुछ काम ही नहीं हुआ, इसलिए मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं करूंगा। अब आप सोचते हो मैं तो अपना दिल जान लगा के जो जो वो कह रहे थे वो सारी चीजें डिलीवरेबल कर रहा था, लेकिन वो तो हुई नहीं। लेकिन उसके लिए सबसे पहला प्रोसेस तो मिसिंग है कि आपका MOU ही नहीं है। आपने कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन किया कि भाई मैं आपको क्या क्या दूंगा, क्या क्या करूंगा, नहीं, आपने तो बस फोन पे वर्बली बात की और आपने व्हाट्सएप पे ले लिया और एडवांस ले लिया। प्रॉपर टाइमलाइंस में नहीं बताता कि कितना प्रॉपर टाइमलाइन नहीं है। आप 3 महीने का कोई प्लान अगर आप दो, 6 महीने का प्लान दो, तो सबसे पहला तो ये प्रोसेस मिसिंग होता है।
फिर ये प्रोसेस मिसिंग होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि प्रॉपर ऑनबोर्डिंग, क्लाइंट की ऑनबोर्डिंग कैसे होगी, क्लाइंट को आपने क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए कि इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन होगा, इतने बजे से इतने बजे होगा। तो वो सारी चीज़ें, क्लाइंट का आपने बिजनेस केस पूरा समझा प्रॉपर, क्या आपने उसकी मीटिंग रिकॉर्ड की, आपने मीटिंग रिकॉर्ड करके प्रॉपर टीम को वापस सेम मीटिंग का आपने वो दिया, या टीम को भी आपने ऑनबोर्डिंग मीटिंग में लिया, तो ऑनबोर्डिंग मीटिंग इज़ वन प्रोसेस। फिर ब्रांड गाइडलाइंस की, मान लो अगर डिज़ाइन के पास जा रहा है काम, तो उससे पहले क्या डिज़ाइनर के पास स्पेसिफिक ब्रांड गाइडलाइंस है, क्लाइंट के कुछ स्पेसिफिक कुछ कम्युनिकेशंस है। तो हर चीज़ पे देयर इज़ अ प्रोसेस। और जैसे जैसे आप इवॉल्व होगे, आप एवरी ईयर आपका प्रोसेस अपग्रेड होना चाहिए। जैसे मान लो स्टार्ट करते हो आप एक बेसिक गूगल शीट से स्टार्ट करते हो, आपने 1 साल 2 साल उसमें काम किया, फिर आपका हो सकता है एक प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल आ जाए कि आप सारी टीम को उस टूल पे मैनेज कर रहे हो। वैसे वैसे हर स्टेज पे देयर इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व, तो वो मेरे को लगता है। स्ट्रेटेजी पे मैं फिर से बात करना चाहूंगा। आपने बताया कि स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद में वहीं से रिजल्ट निकल के आते हैं। लेकिन जैसे डिजिटल मार्केटिंग के ही अगर हम पर्टिकुलर क्लाइंट्स के बारे में बात करें, तो क्लाइंट के दिमाग में अलग स्ट्रेटेजी होती है, और कई बार एक मार्केटर जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होता है उसको पता होता है यार ये जो बता रहा ना स्ट्रेटेजी वर्क करेगी नहीं। कस्टमर के दिमाग में जो खुराफात है वो पैसा वहां बर्न करना चाहता है, लेकिन एक्चुअल में दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ऐसे केस में इतने देखो, अब आपको competitive केस में भी पहले ये समझना पड़ेगा, वो मार्केटर कितने साल एक्सपीरियंस है। क्या वो नया मार्केटर है जिसने अभी फ्रीलांसर से एजेंसी में कन्वर्ट हुआ है, या वो पुराना है। मान लो अगर उसको 10-15 साल हो गए हैं, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता नहीं है। अगर उसको 10-15 साल हो गए तो क्लाइंट पूरी उसकी बात सुनेगा। अगर उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और क्लाइंट ऑलरेडी 5-10 करोड़ के रेवेन्यू पे है, तो क्लाइंट अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करेगा, कि वो बोलेगा कि भाई मैं इतने साल से यहाँ तक आया हूँ, तो कुछ तो मेरे हिसाब से चलेगा, मैं बाकी तेरा थोड़ा बहुत गाइडेंस लेके देखूंगा। तो आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि क्या हाँ है। और एजेंसी ओनर के केस में भी अगर वो नया है, तो उसका फोकस ये होना चाहिए फर्स्ट 3 इयर्स की, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके लोगों को क्या क्या रिजल्ट्स दे सकते हैं वो रिजल्ट्स दें, और अपनी केस स्टडी भी बनाएं। तो एक एजेंसी ओनर को आपके हिसाब से लगभग कितने साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द एजेंसी? बिफोर स्टार्टिंग द एजेंसी, ये बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि आज के टाइम में लोग सीधा निकलते हैं और लैपटॉप लेके कि आई एम एन एजेंसी ओनर। मुझे ये लगता है कि एजेंसी स्टार्ट करने से कम 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप वो 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं ले रहे हो और सीधा आप एजेंसी ओनर बन रहे हो, तो या तो आप उसको बंद करोगे, या आप वो जो लर्निंग है अब वो 10 साल लोगे। अब जो वो अभी वाली जो लर्निंग होगी ना 8 साल वाली, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस केस जहाँ पे आपने कुछ एक्सपीरियंस लिया है। उसमें आपके फिर सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर आपने डिजिटल मार्केटिंग कौन से ईयर में शुरू किया था? मैं अगर बोलूँगा तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग, मेरा एक फूड डिलीवरी का कुछ बिजनेस करते थे, उसको लेके जब उसमें सेल नहीं आ रही थी ना, तो वहां पे हमने फेसबुक एड से स्टार्ट कर दिया था। ईयर कौन सा होगा? मैं समझता हूँ 2016-17 के आसपास। 2016 से आज हम 2025-26 पर बैठे हैं। तब से लेके आज तक डिजिटल मार्केटिंग कितनी इवॉल्व हुई है? बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई। तब तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये होता था कि ये होली दिवाली के क्रिएटिव्स बनाना। आज के टाइम में लोग कंटेंट की बात करते हैं, कंटेंट चाहिए लोगों को। होली दिवाली के तो क्रिएटिव बिल्कुल नहीं चाहिए, कि वो नहीं चाहिए हमें, तो प्रॉपर वो चाहिए। तो एक इवोल्यूशन ये हुआ। उस टाइम में मुझे याद है मेरे पास बाइक हुआ करती थी, मैं बाइक लेके स्टर्नर लेके अलग अलग कैफेज की पूरी एक एक्सेल बनाई थी, सबके पास जाता था कि आप डिजिटल मार्केटिंग कराओ कराओ, क्योंकि मैंने फूड बिजनेस में की थी, तो मुझे लगा कि उससे मुझे रिजल्ट मिलेगा। मतलब एक छोटा सा कैफे जो आज मैं देखता हूँ शायद आज बंद भी हो चुका होगा, या आज भी वही छोटा सा एक स्टोर लेके बैठा है, उसने मेरे को 1 घंटा 2 घंटा वेट करा दिया था। तो तब लोग टाइम नहीं देते थे। आज लोगों का सबसे बड़ा पेन जो है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। आज लोगों का सबसे बड़ा पेन है कि हमें इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स चाहिए, इंस्टाग्राम पे रीच चाहिए। आज एक छोटे से छोटा शॉप वाला भी देखता है कि मैं किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करूं, कंटेंट क्रिएटर को हायर करूं, कंटेंट बनवाऊं। तो आज लोगों का वो सबसे बड़ा पेन है। और उस टाइम में जब मैं जा रहा था, तो लोगों के पास टाइम नहीं था ये चीज डिस्कस करने के लिए भी। तो मैं वो सबसे बड़ा एवोल्यूशन मानूंगा।
और जिन लोगों ने उस टाइम उस चीज पे काम किया, एक आध जने हैं जिनको मैंने सजेशन दिए कि हम ऐसा करते हैं गूगल पे रिव्यू डलवाने के, जैसे एक रेस्टोरेंट वाले को बोला, उस टाइम एक कोका कोला की छोटी सी बोतल आती थी 20 रुपए वाली, वो शायद उस टाइम 10 रुपए की प्लास्टिक छोटी सबसे छोटी बोतल जो थम्स अप और उन्होंने निकाली। आज भी आती है। हाँ, अब आज तो बहुत मेरे हिसाब से महंगी हो गई होगी, 10 रुपए। 12 रुपए का। तो उस टाइम मैंने उनको बोला एक अपने यहाँ पे बोर्ड लगाते हैं छोटा सा, गिव अ रिव्यू ऑन गूगल एंड गेट अ कोक बॉटल फ्री। वो उन्होंने वहां लगा दिया। लोग आते, लोग कहते अच्छा ये सही में मिलेगा, लोग अच्छे से रिव्यू डाल के जाते। आज के टाइम में वो हजारों में रिव्यूज पहुंच गए एंड उनका जो है बेस्ट इन टाउन में सबसे पहला पहला वो आने लगा। वो बंदा आज तक मुझे कि यार वो पंकज भैया उस टाइम आए थे, उन्होंने पूरा वो बताया था और वो हेल्प किया। तो उस टाइम में लोग इतना सीरियस नहीं थे और आज सबको वो रिव्यूज चाहिए। तो सर एक थ्योरी है या कुछ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि फोन हमारी बातें सुनता है, जो भी हम सर्च करते हैं, जो भी हम व्हाट्सएप पे बातचीत करते हैं, तो उसके रिलेटेड हमको ऐड दिखने लग जाता है प्रोडक्ट्स के। तो ये सच बात है या फोन कुछ कीवर्ड्स पकड़ता है, इस पे कोई मतलब ऐसा कोई वो आया नहीं है और ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म ये बताएगा नहीं। बट जितना मैं समझता हूँ फोन कुछ आपके कीवर्ड्स पकड़ता है। जैसे मान लो अपन बोलते हैं ना हे सिरी या गूगल ऐसा कुछ जैसे, तो वहां पे वो उसका वॉइस वाला वो पार्ट है वो एक्टिवेट होना लग जाता है और उसके बाद वो कुछ कीवर्ड्स पकड़ता है। लेकिन ये कहीं पे भी किसी प्लेटफॉर्म में ये अवेलेबल नहीं है। थ्योरी है? हाँ, तो ये तो है बिल्कुल आप मतलब रैंडमली अगर हम बात कर रहे हैं तो वो सुने वो श्योर नहीं है, लेकिन अगर गूगल असिस्टेंट या सीरी या इन लोगों के थ्रू अगर हम कुछ बात कर रहे हैं तो इनके थ्रू भी और वैसे भी मुझे तो लगता है कि हाँ वो कीवर्ड्स पकड़ता है। जैसे अभी हम बात करेंगे कि आज यार पिज्ज़ा खाने का बहुत मन हो रहा है, तो अपने को थोड़ी देर में डोमिनोज का, पिज्ज़ा हट का ऐड दिखने लग जाएगा। तो वैसे ही कुछ भी अगर आप बात करोगे तो आपको वो दिखने लग जाते हैं ऐड। आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, पास्ट एक्सपीरियंस क्या था आपका पुराना? मैंने वैसे तो लॉ कर रखा है। लॉ के बाद मुझे था कि कुछ बिजनेस करना है, तो मैं ऐसे करके एक फूड डिलीवरी के स्टार्टअप से जुड़ा। मैंने कहा कि इसको हम रन करते हैं। फिर फूड डिलीवरी का स्टार्टअप 1-2 साल किया और फिर उसमें समझ में आया कि हम उसको भी 1 लाख रेवेन्यू से 10 लाख रेवेन्यू पर मंथ पे लेके गए। फिर समझ में आया कि नहीं ये मतलब इसको मेरे को स्केल करने में काफ़ी चैलेंज होगा। उस टाइम में मुझे भी इतना बिजनेस के प्रोसेसेस जो हम बोलते हैं सिस्टम्स, उनकी इतनी समझ नहीं थी। तो मैं खुद ही सुबह से लेकर रात को 1 बजे तक लगा रहता था। मुझे लगा हार्ड वर्क करने से आएगा, मेहनत करने से आएगा। सुबह से लेकर शाम तक बैठोगे अगर अपनी दुकान पे, आप ये समझो, तो उससे आएगा। तब मुझे नहीं पता था ये प्रोसेस इसका। तो वो करते करते फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो टारगेट ये था कि मैंने अगर इतना एजुकेशन की, सब कुछ की, तो एक प्रॉपर कॉर्पोरेट टाइप का कुछ बिजनेस बनाने का था। ये तो वो नहीं है। तो ऐसे करके फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग में आया। अब जब मैंने फूड बिजनेस छोड़ा तो फिर मैं उसके बाद ये मार्केटिंग, मैंने कुछ जिम्स की, कुछ और बिजनेसेस की, कुछ कैफेज की। वो करते 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 फिर आज यहाँ तक आ गए। 2021 नवंबर में, ये समझ लो 2022 जनवरी से ही हमने मतलब हमारी प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मीडिया गढ़ की स्टार्ट की। मैंने और मेरी वाइफ ने मिलके स्टार्ट किया। ये पूरी जर्नी रही। और हमने जब स्टार्ट किया था, जितना एक 150 स्क्वायर फीट का रूम होता है उससे हमने स्टार्ट किया। एक डिज़ाइनर भी ज्वाइन करने को रेडी नहीं था। फिर एक कहीं से जुगाड़ करके डिज़ाइनर लाए जो ऑलरेडी उसका प्रिंटिंग प्रेस में एक्सपीरियंस था और वो भी सोशल मीडिया में शिफ्ट होना चाहता था, क्योंकि उस टाइम सबको लग रहा था कि यहाँ पे करियर शिफ्ट हो सकता है। तो हमने उस डिज़ाइनर के साथ ज्वाइन मतलब स्टार्ट किया एक छोटे से रूम में, और मैं ही और मेरी वाइफ मिलके कंटेंट बनाते, कुछ बनाते कि कैलेंडर ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। और मज़े वाली बात है, एक इंटर्न तक भी ज्वाइन करने को उस टाइम में रेडी नहीं था कि पता नहीं कंपनी का क्या होगा, क्या फ्यूचर होगा। और हमने कहा चलो करते हैं, अब स्टार्ट तो किया है, करते हैं। तो करते गए करते गए। और मुझे आज भी लगता है जो कंटेंट कैलेंडर का फॉर्मेट या प्रोसेस हमने बनाया, और बहुत सारे बाद में हमारे साथ जैसे लोगों ने ज्वाइन किया, हमने उनको सिखाया। आज वो जोधपुर में जो दूसरी जैसे एजेंसीज हैं या छोटे छोटे जैसे सेटअप्स हैं, आज भी वहाँ पे वो कैलेंडर फॉलो होता है या वो फॉर्मेट फॉलो होता है। तो हम उसको स्टडी करते गए कि हमें क्या रखना है, किस तरह से रखना है।
तो हमें भी बताओ सर कैलेंडर के बारे में। तो कैलेंडर में मतलब अभी तक ये होता था कि आप किसी भी बिजनेस के लिए जैसे आप मार्केटिंग कर रहे हो तो लोग सीधा ठीक है ये पोस्ट बनेगा ये बनेगा। हमने उसमें स्पेसिफिक एक फॉर्मेट बनाया था कि सबसे पहले पहले तो एक कैलेंडर में एक प्रॉपर डैशबोर्ड होना चाहिए। डैशबोर्ड होना चाहिए मतलब आज आप हो, आप कल छुट्टी पे हो या आप चले गए तो कोई दूसरा बंदा है तो सबसे पहले पहले वो डैशबोर्ड देखते ही समझ जाए कि भाई रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसमें, हाँ, इस पूरे अकाउंट में या इस पूरे क्लाइंट की जर्नी में क्या क्या चीजें हैं उस डैशबोर्ड में सारी चीजें मिल जाए। डैशबोर्ड में मान लो एक गूगल ड्राइव का लिंक होगा जिसमें सारे फोटोज वीडियोस कंटेंट, फिर उसके बाद उनका सारे इंस्टाग्राम और ये सारे क्रेडेंशियल्स होंगे। तो एक सबसे पहले पहले डैशबोर्ड शीट हो गई। फिर उसके बाद एक सेकंड शीट हो गई कॉम्पिटिटर रिसर्च शीट। तो वहाँ पे हम टॉप कॉम्पिटिटर्स जो सेम सिटी में है, फिर स्टेट में है, फिर इंडिया में, ऐसे करके टॉप 20-25 कॉम्पिटिटर्स आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद एक और नेक्स्ट एक्ट कंटेंट आइडियाज। अब हम टीम को बोलते हैं अब आपने जो कॉम्पिटिटर्स आइडेंटिफाई किए हैं एक एक कॉम्पिटिटर को लास्ट एक साल का पूरा उठा के कंटेंट चेक करो। जहाँ जहाँ जो जो कंटेंट आपको आइडियाज दिख रहे हैं उनके यूआरएल्स उठा के नेक्स्ट वाली शीट में आप कॉपी पेस्ट करो। वह आप समझो ऐसे करके आपके पास 50 कंटेंट आइडियाज हो गए। जब आपके पास 50 या 40 कंटेंट आइडियाज हो गए तो आपका एक महीने का फर्स्ट मंथ का कैलेंडर सॉर्टेड है। अब अगर आप ये कर ही नहीं रहे हो, आप पहले पहले महीना उस क्लाइंट के लिए काम करो, अभी तक आपको भी उस बिजनेस की समझ नहीं है ना, आपको भी ये नहीं पता। पर आपके में अगर इतना सारा अगर आपने रिसर्च की तब आप एक महीने का कैलेंडर सॉर्ट करोगे। जब आप एक महीने का करोगे तब नेक्स्ट मंथ तो आपके माइंड से आइडियाज आएंगे। लोग ये सारा करते नहीं, सीधा कहते माइंड से आइडियाज आए, तो आइडियाज कहाँ से आएंगे। तो वो ऐसे करके हमने पूरा एक फॉर्मेट बनाया था, वो यूज होता है, आज भी यूज करते हैं हम उसमें। उस एक कैलेंडर को बनाने में फिर टाइम कितना लग जाता है? जब कोई नया बंदा करेगा तो स्टार्टिंग में उसको 2-4 दिन लगेंगे, बाद में वो एक्सपीरियंस हो जाएगा तो मेरे हिसाब से एक दिन में वो पूरा सेट कर सकता कैलेंडर बनाने के बाद फिर वो डिजाइनर से बात करेगा है। डिजाइनर से बात करेगा और एडिटर, वीडियो एडिटर को कंटेंट देगा, क्लाइंट को बोलेगा कि मुझे इस तरह के कुछ वीडियो शूट्स चाहिए, आप शूट करके भेजो, या कुछ आपके यहाँ मैं शूट करवाता हूँ, वो शूट करके फिर उसको एडिटर से एडिट करवाएगा। तो ये एक पूरा मतलब प्रोसेस होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि आपकी जो जर्नी रही है वो फूड जर्नी के अंदर पहले आप 1 लाख रुपए महीना से 10 लाख रुपए महीना पर गए। कैसे गए, उसकी क्या जर्नी रही वो बताइए। जो फूड का बिजनेस था उसमें मतलब ये था कि 1 लाख रुपए रेवेन्यू था जो स्टार्ट था। मतलब ये भी था कि जब आप समझो पनीर बटर मसाला का ऑर्डर आ रहा है ना, तो अब पीछे से 200 ग्राम पनीर मंगाया जा रहा है क्योंकि कैश फ्लो चैलेंज था। तो वहां पे लगा कि सबसे पहले पहले बिजनेस लाना है। अब बिजनेस लाने के लिए क्या करें, तो जितने भी जो जोधपुर में कॉरपोरेट्स थे उनको अप्रोच करना स्टार्ट किया, क्योंकि लगा कि ये कॉरपोरेट्स मील्स तो मंगाते हैं, थाली मंगाते हैं, सब मंगाते हैं। तो उनको रीच आउट करना स्टार्ट किया कि आप हमसे मंगाओ, हमसे मंगाओ। तो उन्होंने ऑर्डर देना स्टार्ट किए। तो समझ में आया कि ये एक साथ बल्क में मंगाते हैं और इससे एक तरह से रेवेन्यू बूस्ट हो रहा है। तो सबसे पहले पहले तो फिर एक कॉरपोरेट से मिलना स्टार्ट किया और उनसे करना स्टार्ट किया। वोडाफोन, आइडिया, ये भी समझ में आ गया था कि इसकी मंथली मीटिंग कब है तो उस हिसाब से ऑर्डर्स आएंगे, वो किया। फिर उसके बाद लगा अब सेल्स कैसे लाएं, तो सेल्स लाने के लिए फिर कुछ बल्क का समझ में आया तो कुछ पार्टी बुकिंग्स लेना स्टार्ट किया। फिर पार्टी बुकिंग्स के बाद समझ में आया और सेल्स कैसे लाएं, तो उसके लिए पेपर में एड्स देना स्टार्ट किए। तो पेपर में एड्स देते थे तो उससे काफ़ी ऑर्डर्स आने लगे, फिर वो रिपीट आने लगे। फिर पेपर में एड्स के बाद समझ में आया अच्छा फेसबुक पे एड्स लगा सकते हैं, तो वो लगाने। तब तो बहुत सस्ता था, 1500 रुपये हम खर्च करते थे, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन बढ़िया चलते थे उसमें। और हर दिन के 30-40 ऑर्डर्स शाम को आ जाते थे। 40 ऑर्डर इज अ गुड थिंग। तो मतलब आपने फेसबुक पे एड रन किया, वहां से एड भी क्या, मतलब उस टाइम तो इतना Boost नहीं किया पता था। बूस्ट पोस्ट जो जो आज पता है कि फेसबुक का सबसे बड़ा वो जो है ना लोगों से पैसा लेने का, वो बूस्ट। सही बात है। सही बात। तो उस समय आपने बूस्ट पोस्ट किया और वहां से कस्टमर आपको कॉल करके ऑर्डर किया करते थे। हाँ। उस समय तो क्योंकि नहीं, उस टाइम हमने ऐप भी लॉन्च की थी, तो ऐप में भी ऑर्डर आते थे। और
ऐप लॉन्च की थी तो ऐप में भी ऑर्डर आते थे, और लेकिन लोग ज़्यादा फ़ोन पे कंफर्टेबल थे, फ़ोन और ऐप में। जो लोग 2-3 बार ऑर्डर कर चुके थे, अब उनको पता था कि हाँ ऐप में भी इजी है, तो ऐप से कर देते थे और ऑर्डर हमारे पास पैनल पे आ जाता था। फिर हम कॉल करते थे, कंफर्म करते थे। जैसे मान लो ऑनलाइन पेमेंट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर कैश ऑन डिलीवरी है तब हम वो फ़ोन करके कंफर्म करते हैं कि सर भेजना है। फिर ऐसे ही कर रहे थे कि कई बार लोग बोलते थे कि हम बस चेक कर रहे थे ऐप कैसी चल रही है आपकी। तो उसमें फिर डिलीवरी भी आपकी, सब कुछ आपका। डिलीवरी भी हमारी होती थी, कस्टमाइज बाइक्स रख रखी थी, डिलीवरी बॉय रख रखे थे। वो आप ये समझो कि हमारा क्लाउड किचन है, और उस क्लाउड किचन के साथ बंदे भी हमारे हैं जो जाके डिलीवरी करते। फुल फ्लेजेड रेस्टोरेंट भी हुआ करता था। और रेस्टोरेंट नहीं हुआ करता, टोटल क्लाउड क्लाउड किचन टोटल। पार्टी बुकिंग आप लेते थे? पार्टी बुकिंग्स मतलब आपने कहा कि आज मेरे को मेरे घर के गार्डन में करनी है और मेरे को 50 लोगों को बुलाना है, तो ऐसे में हमारा सेटअप वहाँ चले जाता, खाना चला जाता, सब चला जाता, और हम वहाँ सर्व करके रात को आ जाते। सर आपने उस समय डिजिटल मार्केटिंग किया, ऐप बनाया, ऐप के ऊपर ट्रैफिक लेके आए, जो आज भी इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट ओनर्स हिम्मत नहीं करते, क्योंकि आज जोमेटो स्विगी एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए जहां पर खुद की अब जरूरत नहीं है, पर्सनलाइज्ड ऐप की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बट उस एट द सेम टाइम एक चैलेंज ये भी आता है कि जैसे मैं फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हूं तो मुझे पता है जोमेटो स्विगी यूज टू चार्ज 30 to 35% ऑफ कमीशन। 30 से 35% फूड पे कमीशन ले लेते हैं। उसके बाद में उस प्लेटफॉर्म पे इतने सारे रेस्टोरेंट्स हो गए तो एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ता है। तो ऐसे करके 50% तो आपके ऑर्डर वैल्यू की कॉस्ट उसी में चली जाती है। फिर 50% में आपको अपने स्टाफ का खर्चा भी निकालना है, फूड कॉस्ट भी निकालना है और प्रॉफिट भी निकालना है। तो इस केस में फिर अगर कोई बिजनेस ओनर सर्वाइव कैसे करे, क्योंकि जोमेटो स्विगी पे आज की डेट बिजनेस ओनर ने वो उसके लिए तोड़ निकाल दिया ना। उनके रेस्टोरेंट में चीज 100 रुपए की है, जोमेटो पे उन्होंने उसको 150 रुपए, 160 रुपए लिस्ट कर रखा है। बट फिर भी 160 रुपए में ऑर्डर्स नहीं आते। आज अगर आप दूसरे प्लेयर्स को अगर आप देखोगे तो जो जोमेटो स्विगी के ऊपर लिस्टेड है उन्होंने काफी रीजनेबल रेट लगा रखी है। मतलब जो अगर आप टॉप रेस्टोरेंट्स भी अगर आप देखते हैं, आज अगर आप बर्गर भी अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो तो भी आपको 70-80 रुपए में एक अच्छा बर्गर आपको ऑनलाइन मिल जा रहा है। बट वैसे अगर देखो तो उसके लिए बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी मुश्किल हो जाती है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर किसी रेस्टोरेंट ओनर को आज D2C शुरू करना हो तो क्या उसको करना चाहिए, और फिर वो कॉस्ट कैसे बियर करेगा, क्योंकि आपके उस समय नंबर्स क्या हुआ करते थे? अगर आपने 10 लाख का धंधा किया तो उसमें आपके पास बच भी रहा था कुछ? नहीं, एक्सपेंस तो काफी था। 7 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए तो एक्सपेंस हो ही जाता था हमारा भी, कोई वो नहीं है। लेकिन आज के टाइम में चीज़ें और चैलेंजिंग हो चुकी है। ऑर्डर वैल्यू उस टाइम भी 500 एवरेज होती थी, कुछ 700-800 तक चली जाती थी। 250 भी बड़ी बात है। आज के टाइम में हाँ, वो 250 रुपए, 300 रुपए ऑर्डर वैल्यू हो चुकी है। और 300 में भी आपके यही जो परसेंटेज अगर हम देखें, 30% भी देखें तो 90 रुपए तो जोमेटो चला गया। फिर उसके बाद और एक दो एक्सपेंसेस जोड़ जोड़ के तो वो कुछ बच नहीं रहा। चैलेंजिंग है चीज़ें आज के टाइम में। और आज के टाइम में अगर किसी मतलब D2C अगर किसी को स्टार्ट करना है तो उसके पास तरीका भी यही है, स्टार्ट उसको उसी से करना पड़ेगा, जोमेटो से। लेकिन उस जोमेटो को करने के साथ साथ वो अपनी पर्सनलाइज्ड जो है उस पे मार्केटिंग पे फोकस करें, इंस्टाग्राम पे फोकस करें, या फिर ये करे कि जो ऑलरेडी उसके पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं, एक एक कस्टमर से वो कनेक्शन ऐसा बिल्ड करे, नर्चर ऐसा करे कि उसके पास एक उसके एडवोकेट्स की लिस्ट बनते जाए। हमने इसका छोटा सा तोड़ इस तरीके से निकाला है, जो लोग कस्टमर हमारे पास जोमेटो स्विगी से आते हैं हम उनको एक पर्सनलाइज कार्ड भेजते हैं, नोट भेज देते हैं और उनको बोलते हैं आप हमें रिव्यू दीजिए। रिव्यू देने के बाद हमारे पास नंबर आ जाता है उनका। जब हमारे पास में नंबर आता है तो हमने उसकी एक कस्टमर लिस्ट बना दी। अब उसी कस्टमर लिस्ट को हम लोग रीटारगेट करते हैं सोशल मीडिया पे भी और व्हाट्सएप मार्केटिंग करते जैसे इसका छोटा एग्जांपल तो ये गुड बोल भी करता है, फासूस भी करता है कि कभी कभी वो कि शेफ हैज मेड अमेजिंग, मतलब बट वो पर वो सिर्फ अपने को एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए, उनका वो नंबर लेना ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी नहीं होती है, बट एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए कि हाँ ये शेफ ने स्पेशली भेजा है, इट्स मेड फ्रॉम लव एंड ऑल। आपकी अगर लर्निंग्स बताऊं मैं, अगर फूड इंडस्ट्री में अगर टॉप लर्निंग्स की बात करें तो आपके हिसाब से क्या टॉप लर्निंग्स रही फूड इंडस्ट्री में? फूड इंडस्ट्री भी जैसे आप कह रहे हो डिजिटल मार्केटिंग, बस बहुत फैसिनेटिंग है। आप कोई भी और दूसरा बिजनेस स्टार्ट करोगे ना तो आपको प्रोसेस और ये सारी चीज़ें समझ में, आज जैसे मुझे अगर हैंडीक्राफ्ट स्टार्ट करना है तो मुझे पहले उसके अंदर की डिटेलिंग समझनी पड़ेगी, प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा।
फूड इंडस्ट्री में आदमी का माइंड क्या जाता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में एक लैपटॉप और इंटरनेट चाहिए ना, तो वहां पे ये है कि बस दाल तो लानी है और राइस लाना है और वही तो बना के सर्व करना है। तो वो तो कितने रुपए किलो आता है और बिकता कितने रुपए में। तो लोगों को बस यही लगता है, और इसी चक्कर में आज के टाइम में जयपुर में बहुत सारे बच्चे, हर मतलब बहुत सारे गली गली में आपको ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो अपने पेरेंट्स से जिद करके भूख हड़ताल करके 1-1 करोड़ रुपए ले रहे हैं, कैफे खड़ा कर रहे हैं और 6 महीने 8 महीने बाद उसको बंद कर रहे हैं। जोधपुर में वैसे ही बच्चे आपको मिल जाएंगे जो 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं या 30-40 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, कैफे खोल रहे हैं, 6 महीने उसको देखते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। और अगर आप देखो, जो सरवाइव कर रहे हैं वो कौन है? वो एक्चुअल में पुराने लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उसकी साइंस समझते हैं, पूरा सिस्टम समझते हैं कि हमें किस तरह से चलाना है। तो ये भी वही बिजनेस है जो सेम। सही बात है सर। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का इवोल्यूशन अगर हम देखें तो पहले मेट्रोज में चलता था, अब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में चलने लगा है। लेकिन जैसे अब हमारे जैसे जोधपुर की बात करें तो छोटे छोटे कस्बे फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, यहाँ पर तो छोटे बिजनेस ओनर्स हैं या ऐसे बिजनेस ओनर जो साइलेंट बिजनेस ओनर है, कांटों का व्यापार कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है। मतलब वेइंग स्केल का काम करेंगे, 100 करोड़ तक लेके चले जाएंगे, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। अब वो लोग भी डिजिटल मार्केटिंग को धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हैं, सीख रहे हैं। उन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग लेट से सीखनी हो या उन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताना हो, कि अगर एक्सप्लेन करना हो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो आप पहले मतलब विज्ञापन या कोई ऐड दिया करते थे, वैसे के वैसे आज के टाइम में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हो, आप अपने आप को लिस्ट कर रहे हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच में आ सको। डिजिटल मार्केटिंग मेनली एक सिंपल सा टूल है कि आपके बिजनेस की रीच को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके। और उसमें भी एक चीज़ आप बोल दो कि आज के टाइम में हर आदमी फ़ोन चला रहा है। आज 4 या 5 घंटे अगर फ़ोन चलाता है एक आदमी, एक यूज़र अगर 5 घंटे फ़ोन चला रहा है, तो आपको अपने बिजनेस को कहाँ मार्केट करना चाहिए? वो बोलेगा उस फ़ोन पे। तो फ़ोन पे लाने का तरीका ये है, सिंपल। जैसे आपने बताया फोन पे लाने का तरीका, फोन पर भी दो तरीके हो गए, एक तो गूगल हो गया और एक सोशल मीडिया हो गया। गूगल पे एक टर्म चलता है एससीओ, तो एससीओ आज भी वर्क करता है? बिल्कुल करता है, एसईओ वर्क करता है। एसईओ लॉन्ग टर्म गेम है और काम कर रहा है और लोगों को रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। लेकिन अब एसईओ के साथ साथ भी मतलब ये है कि ऊपर पीपीसी वाले एड्स भी प्लेस्ड होते हैं। तो अब उसमें देखना होता है कि कितने यूज़र ऑर्गेनिक पे पहले जाते हैं या पीपीसी पे जाते हैं। लेकिन काम करता है, अभी भी काम कर रहा है। अब एससीओ के अंदर भी अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हो गई है, कीवर्ड्स टारगेटिंग हो गई है, उसके बाद में सर्च परफॉर्मेंस हो गई है, फिर एसईआरपी करके स्कोर होता है। इसके बारे में मुझे अगर समझना हो। ये सारी मतलब ये है कि देखो, गूगल भी अब चाहता है कि मेरे यूज़र को बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट फर्स्ट पोजीशन पे आए, जिससे वो इधर उधर भटके नहीं। अगर मान लो आपका 10 बार गूगल से एक्सपीरियंस खराब होगा, तो आप गूगल से शिफ्ट होगे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव करोगे। अब वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो और क्योंकि अब तो एआई और चैट जीपीटी ये सब चीज़ें चल रही है, तो गूगल के और टफ कंपटीशन है। तो गूगल चाहता है कि मेरे यूज़र को मैं बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट दूं, जिससे वो मूव नहीं हो। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी पड़ेगी। अब बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट देने के लिए गूगल ये देखेगा कि उस वेबसाइट पे कंटेंट कितना है। कोई अगर ऑलरेडी उस कीवर्ड पे सर्च कर रहा है, जैसे मान लो आज सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जोधपुर, वो मान लो उसमें आपका बिजनेस फर्स्ट पे आ रहा है। अब मैं उसको सर्च करके मैं आपकी वेबसाइट पे अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और मैं वहीं पे फोन पे क्लिक करके मैं बात कर रहा हूँ आपसे, और उसके बाद मैं वापस नहीं सर्च कर रहा हूँ, तो गूगल को क्या सिग्नल मिलेगा कि कि कस्टमर को अब वापस सर्च नहीं कर रहा, मतलब कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, मतलब दिस इज द बेस्ट कंपनी, इसीलिए इसको ऊपर रखो। अब उसको कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजीज दे दी कि आपको ऑन पेज करना है, ऑफ पेज करना है, सब करना है। लेकिन ओवरऑल गूगल तो ये देखता है कि एक यूजर क्या एक्टिविटी कर रहा है। और इसके लिए बेस्ट तरीका ये है, जैसे बहुत सारे टूल आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी हो गया, स्मार्ट लुक हो गया, आपने वो इंस्टॉल कर दिया। आपने इंस्टॉल करने के बाद ये देखा कि एक एक जर्नी का वीडियो बन रहा है, तो यूजर कहाँ पे मतलब ड्रॉप हो रहा है और कहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। हीट मैप्स बन जाता हाँ, हीट मैप्स बन जाता है। जब आप उसको स्टडी करोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपनी वेबसाइट के कंटेंट को बेटर करते जाओगे।
और जब आप बेटर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका एसईओ इम्प्रूव होता जाएगा। बट अब एट द टाइम बहुत सारे लोग उसी एक ही चीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं ना। जैसे आपने बताया कि जैसे कॉलेज का एग्जांपल है तो बेस्ट कॉलेजेस इन जोधपुर करके किसी ने सर्च किया, दो कॉलेज है, दोनों बेस्ट प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं, ऐसे करके तीसरा कॉलेज आया उसने भी कर लिया, 3-4 वेबसाइट्स हो गई। ऐसे में गूगल प्रायोरिटी किसको देता है, पहले किसको दिखाना? अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि आप यहाँ पे ये ऑप्टिमाइजेशंस कर रहे हो, इसके साथ साथ आपका सोशल मीडिया गेम कितना स्ट्रांग है, फिर उसके बाद आपके रिव्यूज कितने स्ट्रांग हैं। तो गूगल तो सारा फ्रेमवर्क देखता है कि कितनी क्रेडिबिलिटी है और इसके साथ साथ कंटेंट कितना स्ट्रांग है। तो ऐसे करके सारे चीज़ें देखेगा और उसके बेसिस पे गूगल आपको मतलब वो देगा। फिर उसके बाद आपका डोमेन कितना पुराना है, कितना विंटेज है, कितने यूजर्स एवरेज आते हैं आपके पास, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, सब चीज़ें देखेगा वो। तो ऑन एन एवरेज एक वेबसाइट को अच्छी रैंक होने में, अच्छे कीवर्ड पे, कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे रैंक होने में कितना टाइम लग जाता है अगर वो सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है? सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अगर कोई नई वेबसाइट है वो फॉलो इनिशियली नहीं कर सकती, क्योंकि वो खुद एक स्टार्टअप होता है। तो धीरे धीरे, जैसे मान लो अभी वो पहले वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन पे काम करेगा, फिर सोशल मीडिया पे काम करेगा, फिर पीआर पे काम करेगा, फिर उसके बाद यूट्यूब पे काम करेगा। तो ये सारा अगर प्रोसेस देखोगे तो वो कम से कम साल भर तो ले ही लेगा। तो मतलब ओवरऑल ये कह सकते हैं लॉन्ग टर्म गेम है, इनिशियल लेवल पे आप उससे आरओआई जनरेट नहीं। सारी चीजें लॉन्ग टर्म गेम है। इंस्टाग्राम ने अपने को वो डाल दिया है कि बस सक्सेस सक्सेस फास्ट है, सक्सेस फास्ट है, लेकिन सक्सेस फास्ट नहीं है। अगर सक्सेस फास्ट होती तो फिर सब लोग साल भर में हो जाते ना। लोगों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं इस गेम में आया हूँ तो मेरे को 5 साल 6 साल देने हैं। मतलब अगर बिजनेस में भी आया हूँ तो अपने पुराने लोग जो कहते थे 1000 दिन देने हैं, तब उसके बाद आपका बिजनेस थोड़ा चलता हुआ दिखेगा। तो पहले तो वो 1000 दिन देने हैं, 1000 दिन के बाद आप थोड़ा सा मतलब ये है कि मतलब ग्रोथ पे आ जाता है। हाँ एक स्टेबल पोजीशन पे आने लगोगे। फिर उसके बाद आप स्केल का सोच सकते हो नेक्स्ट 1000 दिन बाद, फिर उसके बाद आप आगे। फ्रीलांसर्स भी बहुत सारे आज मार्केट में एसईओ करते हैं और काफ़ी बिजनेसेस उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन एक बिजनेस ओनर के लिए एसईओ को चेक करना सबसे टफ है कि भाई मेरा वेबसाइट परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, डैशबोर्ड्स कैसे मैच करूँ, हर कोई गूगल एनालिटिक्स खोल के देख नहीं पाता। कुछ ऐसे अगर मैट्रिक्स है या केपीआईज है जो उसको उस फ्रीलांसर से एज अ डेटा लेना चाहिए, तो वो कौन सी होगी? 3 चीज़ों पे काम करना चाहिए किसी भी बिजनेस ओनर को। ये 3 चीज़ें अगर उसको नहीं भी आती है तो भी उसको ये देखना चाहिए। एवरी मंथ ऑन मंथ अगर मैं देखूंगा तो समझ में आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है, 3 चीज़ें। सबसे पहले पहले तो कीवर्ड पोजीशंस। डे 1 पे जब मैंने अगर आपके साथ सर्विस स्टार्ट की, आज मेरी करंट कीवर्ड की पोजीशंस क्या है, और मंथ ऑन मंथ में उसको ट्रैक करूं। मंथ ऑन मंथ अगर 2 का भी इंप्रूवमेंट आ रहा है या 5 का इंप्रूवमेंट आ रहा है, कुछ भी इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें राइट डायरेक्शन में जा रही है। सेकेंड, उसको देखना चाहिए गूगल एनालिटिक्स कि मेरा मंथ ऑन मंथ लास्ट 3 मंथ्स कितने यूजर्स आए, और लास्ट अभी जो 3 मंथ्स है इसमें कितने यूजर आए, और लास्ट मंथ मेरे कितने यूजर्स आए। तो गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट उसको समझनी चाहिए। सिंपल सा है उसमें कि एक यूजर कितने यूजर्स आए, सबसे पहले पहले तो वहीं से स्टार्ट करो। फिर वो खुद ही बताता है एवरेज टाइम ड्यूरेशन, तो एवरेज टाइम ड्यूरेशन में भी इतने मिनट पर यूजर का ड्यूरेशन है। फिर अब बाउंस रेट है, अब बाउंस रेट उसको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, जब वो हर महीने देखेगा तो गूगल पे ये तो लिखना है व्हाट इज बाउंस रेट। वो बाउंस रेट देखती है, वो समझ जाएगा। देखो आपके बिजनेस अगर आपका है ना और आप उस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में लगे हुए हो, तो आप सारी चीजें कर लोगे कि मेरे को वो समझ में आ जाए। लेकिन आप ये 3 चीजें देखोगे, उसी से स्टार्ट करो और उसको मंथ ऑन मंथ देखो। मतलब ये है कि ये नहीं होना चाहिए कि जो बिजनेस ओनर्स बोलते हैं ना, क्या ध्यान क्या करते हैं, 30,000 40,000 रुपए लेते हैं और ये हर महीने की रिपोर्ट भेज देते हैं। तो वो एटीट्यूड काम नहीं आएगा। उसकी जगह ये कि आप रिपोर्ट्स देखो और उसको समझो और उसके साथ एवरी मंथ मीटिंग करो कि भाई हमने क्या किया जिससे हमारे मान लो ये पोजीशन इंप्रूव हुई या ये पोजीशन नहीं आ रही है, या जो भी है उससे एवरी मंथ मीटिंग करो। अब नेक्स्ट मंथ हम क्या करेंगे, अगर हम उतना डिस्कशन कर रहे हैं तो हम सही रास्ते पहुंच ही जाएंगे। ट्रैकेबिलिटी भी फिर एक चैलेंज हो जाता है। अब कई सारे ऐसे होते हैं सोशल मीडिया पर भी एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं,
अब उनका एडवर्टाइजमेंट फेसबुक गूगल पर भी चल रहा है, पीपीसी, और प्लस एसईओ भी चल रहा है। अब ऐसे केस में ये कैसे ट्रैक करें कि अगर कोई कस्टमर कॉल कर रहा है तो वो ऑर्गेनिक वाले से कर ये रहा आप है या सोच रहे हो बिजनेस ओनर मतलब बहुत स्मार्ट होता है। जो आदमी पहले अखबार के ऐड देता था ना, तो कि मैंने ये अखबार का ऐड दिया, मेरे पास पहले दिन कितने कॉल आए, दूसरे दिन कितने कॉल आए, तीसरे दिन कितने कॉल आए, 3 दिन के बाद तो ऐड की कोई वो नहीं है। तो वो 3 दिन का जब वो उस टाइम से ट्रैक करते हुए आ रहा है ना, तो वो अपने आप निकाल के बोलेगा कि मुझे ये बताओ मेरा ऐड भी चल रहा है, इस ऐड से कितने लीड्स आए, और जो मेरा ये एसईओ चल रहा है इससे कितने लीड्स आए। तो वो सारी चीज़ें आज के टाइम में है कि आपके पास वेबसाइट फॉर्म से कितने लीड आ रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स से पता चल जाता है कि ये ऐड से लीड्स आ रहे हैं। तो सारी चीज़ें बिजनेस ओनर मतलब सॉल्व कर सकता है। इट्स अ प्रोसेस कि पहले तो ये 3 रिपोर्ट्स देखना स्टार्ट करो आप। और वैसे भी बिजनेस ओनर पहले ही दिन जिस दिन डिजिटल स्टार्ट करेगा, ऐसा तो है नहीं सीधा ऐड भी लगा देगा ये भी लगा देगा। पहले वो 2 चीज़ों से स्टार्ट करेगा, फिर कुछ रिजल्ट आएगा, फिर ऐड भी लगाएगा, फिर उससे भी रिजल्ट आएगा। तो ऐसे करके वो इजीली ट्रैक कर सकते हैं, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। एक बिजनेस ओनर को अपने मार्केटिंग बजट के अंदर से कितना % एसईओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब एक पहली चीज तो ये होना चाहिए कि एक बिजनेस ओनर को ये भी क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरा मार्केटिंग बजट कितना होना चाहिए। ये क्लियर नहीं होता है। तो हम जितने मैं कंसल्टेंट्स देखता हूँ या मैं जितने से मैं भी समझता हूँ कि जितना आप रेवेन्यू टारगेट कर रहे हो उसका आप एटलीस्ट 10% आपका मार्केटिंग बजट होना चाहिए। ये है नॉर्मल प्रैक्टिस। अब दूसरी प्रैक्टिस ये है कि अगर आपका नया बिजनेस है तो आपको ब्रांड क्रेडिबिलिटी और पोजीशनिंग बिल्ड करने में भी खर्चा करना पड़ेगा। तो इनिशियल आपका जो बजट है वो 10 की जगह 15% या कुछ बिजनेसेस में 20% भी जा रहा है। तो आप वो पहले भी चीज तो वो माइंडसेट लेके चलो। आज अगर मेरा 50 लाख का मेरा टारगेट है तो मेरा मार्केटिंग बजट कम से कम 5 लाख रुपए तो मंथली होना ही चाहिए। अब पहले तो मुझे ये क्लैरिटी हुई। अब जब मुझे ये पता है कि हाँ मेरा 5 लाख बजट है, अब मुझे उसको और ब्रेक डाउन करना चाहिए कि मेरा एसईओ में कितना होना चाहिए। क्या मैं इस मार्केटिंग बजट का 15% एसईओ में डाल सकता हूँ, तो ये मेरा 15% एसईओ में, ये मेरा 10% पीआर में, ये मेरा रिमेनिंग फेसबुक एड्स में, ये मेरा गूगल एड्स में। इस तरह से ब्रेक डाउन होना चाहिए। और एक एवरेज जो एसईओ एक्सपर्ट है वो कितना चार्ज कर लेता है? अगर जोधपुर ऐसे शहर में भी देखे, जयपुर में, दिल्ली में, तीनों कैटेगरी के शहरों में देखे तो एसईओ एक्चुअली एसईओ जो गेम है वो टीम वर्क का गेम है। जोधपुर में एसईओ एक्सपर्ट चार्ज तो करता है 20,000 30,000 रुपए, लेकिन उसके पास टीम नहीं होती है। तो टीम वर्क का मतलब ये है कि उसको बैकएंड में कंटेंट राइटर भी चाहिए और बैकएंड में एसईओ एग्जीक्यूटिव भी चाहिए। वो जो बंदा काम कर रहा है 30,000 लेके, वो ऐसे 8 प्रोजेक्ट 6 प्रोजेक्ट ले रहा है। अब उसको एग्जीक्यूशन भी वही कर रहा है। कंटेंट वो कहाँ से करेगा? फिर कंटेंट वो किसी ना किसी एआई टूल से जनरेट करके पोस्ट कर रहा है। इट डिपेंड्स। एसईओ तो जो कंपनी चार्ज करती है वो कीवर्ड्स के बेसिस पे लाखों रुपए चार्ज कर देती है। तो अगर एक प्रॉपर कोई अगर फ्रीलांसर उस पर काम कर रहा है तो मेरे हिसाब से कंटेंट का बजट ला लेगा कि 15,000 20,000 रुपये कंटेंट का होना चाहिए। और पोस्टिंग या जो एग्जीक्यूशन है वो सारा मैं ही खुद ही कर रहा हूँ, तो मेरे को भी 25-30,000 मिलने चाहिए। तो इस हिसाब से एक एटलीस्ट एसईओ का बजट 50,000 तो कम से कम होना चाहिए एक स्टार्टिंग प्रोजेक्ट या कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट का। कोई एंटरप्रेन्योर या कोई स्टूडेंट इस पॉडकास्ट को देख रहा है तो वो एसईओ के बारे में सीखना चाहता है, तो उसको आप क्या बताना चाहेंगे कि सबसे पहले कैसे सीखें, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ये सोर्सेज हैं ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है। सर्च इंजन जर्नल करके है, ऐसे करके कुछ वेबसाइट्स है, वहाँ से मेरे हिसाब से तो सबसे पहले पहले ना अगर आपको एसईओ सीखना है कोई भी ऑनलाइन कोर्स एसईओ का लो और उसको करो। फिर जब आपने बेसिक एसईओ सीखा उसके बाद कोई प्रोजेक्ट लो और उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करो। और जब आप उसमें रिजल्ट्स देखोगे तब आप एडवांस कोर्सेज करते जाओगे। लेकिन मुझे लगता है 3-4 हज़ार 5,000 के एसईओ के कोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन, उनको प्रॉपर कोर्स करो। गलती क्या होती है, मतलब हम बहुत सारे रिसोर्सेज के चक्कर में, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में आया, मैं रोज आज यूट्यूब देख रहा हूँ एसईओ के लिए, कल मैं कोई ब्लॉग पढ़ रहा हूँ, ऐसे करके मैंने 10 दिन निकाल के मैंने कहा सीखा क्या? मैं तो रोज बस इन्फॉर्मेशन यहाँ से आया स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ हो क्या रहा है?
अगर एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, उस स्ट्रक्चर्ड कोर्स को मैंने फॉलो किया है एसईओ में, सबसे पहले पहले टेक्निकल है, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है, ये सारी चीज़ें, तो मैंने एक्चुअल में कुछ लर्निंग की वहाँ। मैं बस टाइम खराब हो रहा था मेरा, तो वो आपको समझना है कि क्या आप टाइम खराब कर रहे हो या कुछ सीख रहे हो। जैसे आर्टिकल्स के बारे में आपने बताया कि कंटेंट राइटिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन अब जैसे एआई आ गया तो एआई रिटन कंटेंट भी लोग लिख रहे हैं, उसको भी फिर ह्यूमनाइज कर देते हैं, तो फिर वो रैंक करता भी है या कैसा क्या रहता है? नहीं, अब गूगल भी उसमें और स्मार्ट होता जा रहा है ना, तो गूगल भी तो उसको कैसे रैंक करेगा। तो इसलिए आपको कंटेंट तो जितना हो सके खुद का नेचुरल, खुद का असली कंटेंट जो ज़रूरी है वो बनाओ। जैसे अगर मैं बात करूं, जो पहले ब्लॉग्स चलते थे, तो अभी वीडियो कंटेंट ज़्यादा चल रहा है, तो वीडियो कंटेंट में बनाओ, उसको आप अपनी वेबसाइट से लिंक करो, आपके वेबसाइट के पेजेस में रिटन कंटेंट के साथ वीडियोस डालो। तो ऐसे करके आपको बहुत सारा उस पर ह्यूमन वर्क तो काम करना ही पड़ेगा। अब जैसे जैसे समय इवॉल्व हो रहा है तो लोग यहाँ से शिफ्ट भी हो रहे हैं। पहले गूगल के ऊपर सर्च करते थे, याहू पे सर्च करते थे, याहू तो चलो बंद ही हो गया, अब सब चैट जीपीटी के ऊपर सर्च कर रहा है। तो वैसे करते करते एसईओ आउटडेटेड नहीं हो जाएगा? अभी तो ऐसा नहीं लगता। गूगल को ऑलरेडी कंपटीशन तो काफ़ी टफ हो ही रहा है, लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता कि एकदम आउटडेटेड हो जाएगा। अभी भी है कि लोग करेंगे। इसी तरह से आपने देखा हो जैसे परप्लेक्सिटी ने अपना खुद का ब्राउजर लॉन्च कर दिया है, और अभी क्योंकि गूगल के डोमिनेंस को देखते हुए बाकी लोग भी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं अपने ब्राउजर को लॉन्च कर देंगे। तो ऐसे करके अभी उन लोगों ने भी जो मॉडल बनाया, परप्लेक्सिटी का जो मॉडल है, कॉमेट का मॉडल है, उसका मॉडल ऐसा है कि हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। सब यही बोलेंगे स्टार्टिंग में कि हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे। 5 साल बाद क्या है, 8 साल बाद क्या है। क्योंकि ये अभी सारे प्लेटफॉर्म्स सबके सब लॉस मेकिंग प्लेटफॉर्म है। इवन चैट जीपीटी अरबों रुपए बर्न कर रहा है। अल्टीमेटली जब वो भी अपना अगर कुछ लेकर आता है तो एडवर्टाइजमेंट ही एक माध्यम बनता है पैसा कमाने का। तो ऐसे केस में आपको लगता है कि हम चैट जीपीटी पे, जेमिनाई पे एडवर्टाइजमेंट्स देखने वाले हैं? बाद में तो देखेंगे, अभी नहीं। 5 साल, 8 साल बाद, 5 साल, 6 साल बाद। और यही जितना फास्ट चल रहा है, शायद 5 साल में बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। 2.5 साल में हो जाएगा। जी। तो जैसे एडवर्टाइजमेंट्स की भी अगर हम बात करें तो फेसबुक एड्स है, फिर गूगल एड्स है। गूगल एड्स एक रेपुटेशन होल्ड करता है, हर कोई गूगल एड्स नहीं सीख पाता। जैसे फोटोशॉप है, हर कोई नहीं सीखता, कैनवा हर कोई सीख लेता है। गूगल एड्स में अगर हम देखेंगे बहुत कम आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे जिन्होंने बहुत बड़ा बजट स्पेंड किया है वो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम फेसबुक एड्स को देखते हैं तो वो इजी हो गया है, कोई भी लेमैन भी कर रहा है। शुरुआत ऑफ कोर्स बूस्ट पोस्ट से करता है, बट ऐसे करते करते यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देख के वो फेसबुक एड्स भी सीख जाता है। लेकिन गूगल एड्स में इतने ज्यादा मार्केटर्स हमको नहीं देखने को मिलते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? गूगल एड्स में मार्केटर्स हैं, ऑलरेडी हैं, बट ये है कि फेसबुक इज मोर ऑफ अ अवेयरनेस टूल। तो वो कहते हैं ना, प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करना इजी है, तो इसलिए उसके मार्केटर्स ज़्यादा मार्केट में दिखते हैं। लेकिन गूगल के भी हैं, और लोग आज के टाइम में गूगल पे करोड़ों रुपए स्पेंड कर रहे हैं, तो मार्केटर्स हैं तभी वो कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। हाँ, फेसबुक वाले दिखते ज़्यादा हैं क्योंकि हर कोई डिजिटल मार्केटिंग एंटर करते ही वो सीधा अपने आप को फेसबुक एड एक्सपर्ट बता रहा है। उसको भी अगर आप एक्चुअल देखा जाओगे जो फेसबुक पे एक्सपर्ट्स कितने हैं, तो वो परसेंटेज कम हो जाएगा। हाँ, मतलब 80-20 हो जाता है फिर। बिल्कुल। अब अगर गूगल एड्स की बात करें तो ये जो पीपीसी है और ये बिडिंग है, ये कैसे वर्क करता है, इसको थोड़ा डिटेल में। ये पीपीसी बहुत मतलब सिंपल है कि अगर मान लो मैंने किसी कीवर्ड पे 100 रुपये बिड किया, आपने किसी कीवर्ड उसी सेम कीवर्ड पे 150 बिड किया, और फिर आपने किसी उसी सेम कीवर्ड पे 200 रुपये बिड किया, तो गूगल देखेगा सबसे पहले तो बिड कौन सबसे ज़्यादा कर रहा है। अब वो जो जिस कीवर्ड पे बिड कर रहा है, क्या वो उसका एक्चुअल सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, तो वहाँ पे काम आता है उसका क्वालिटी स्कोर का। अगर वो दोनों चीज़ें सर्व कर रहा है, तो 200 रुपये वाले की बिड को हायर कर देगा। अगर मान लो आपका सर्व नहीं कर रहा है, 150 वाला सर्व कर रहा है, तो 150 वाली बिड को हायर कर देगा, आपको नीचे डाल देगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है कि जो जितना पैसा ज़्यादा दे। अब इसमें हो क्या रहा है कि हम 3 कॉम्पिटिटर्स हैं। मैंने कहा मेरा ऐड नहीं आ रहा है, मैं अब 250 बिड करूंगा। आपने कहा मेरा नहीं आ रहा है, मैं 300 बिड करूंगा। आपने कहा मेरा बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैं 400 बिड करूंगा। ऐसे करके मजा सिर्फ गूगल को आ रहा है। सही बात। और लोगों का परसेप्शन भी ये हो गया कि गूगल एड्स ज्यादा महंगे पड़ते हैं फेसबुक से। बिल्कुल, आप ये समझो ना, जो लीड
आज एक नॉर्मल लीड गूगल पे 3,000 5,000 रुपए की हो चुकी है, जो पहले कभी 500 या 700 रुपए में जनरेट करते थे, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स इतने हैं, वो सब पैसा देने को तैयार हैं। तो एक लीड की कॉस्ट 3,000 5,000 रुपए। अब आप सोचो ऐसे ही अगर हमारा सिस्टम होता है कि मान लो हमने 100 लीड जनरेट की, 100 लीड में से कितने परसेंट इंटरेस्टेड रहेगी, कितनी परसेंट उसमें आगे एप्लीकेशन स्टेज पे जाएगी और कितनी परसेंट उसमें कन्वर्ट होगी। हमने तो 100 लीड जनरेट करने के लिए 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब अगर मेरा कोर्स या मेरा वो प्रोडक्ट ही मान लो 50,000 का है, तो मेरे को ये देखना है कि मैं उससे कितना एक्स मतलब रिटर्न निकाल सकता हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि 5 लाख खर्च किया और 5 लाख का ही बिजनेस आया, तो फिर क्या सेंस, लेकिन कॉस्ट बढ़ चुकी है। तो अब पहले तो एक टाइम होता था कि हम लोग आर्टिकल्स पढ़ लेते थे, वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिखा हुआ पढ़ लेते थे। कोरा के ऊपर मैं अगर अपनी बात करूँ तो काफी एक्टिव था रेडिट पे, कोरा पे। अब लोगों का अटेंशन स्पैन उतना नहीं है, आर्टिकल नहीं पढ़ते, वो वीडियोस पे आ रहे हैं। तो वो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं तो यूट्यूब पर देखते हैं। पहले मम्मी घर पे रेसिपी बनाती थी तो पनीर की रेसिपी गूगल पे सर्च करती थी, आजकल गूगल असिस्टेंट यूज लेके सीधा यूट्यूब के ऊपर जाता है। तो अब क्या यूट्यूब की एडवर्टाइजमेंट भी वर्क करती है सर्च के केस में? बिल्कुल करती है। अगर आप देखोगे, यूट्यूब इज ऑल्सो सर्च इंजन, और यूट्यूब पे ज्यादा सर्चेज होते हैं। तो जैसे YouTube पर सर्चेज होते हैं, YouTube वर्क एज अ सर्च इंजन, तो इसके ऊपर कौन से बिजनेसेस हैं जो आपको लगता है कि रेलेवेंट है, उनको एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए? या कई लोग ऐसे भी हो जाते हैं जिनको जरूरत नहीं होती है, यूट्यूब पे चले जाते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं यूट्यूब पे कौन कौन से जैसे बिजनेस है जो एक होता है ना DIY, कि DIY मतलब कि आपको खुद को वो चीज करनी है। आपको प्रोडक्ट तो आप लाए, लेकिन आपको खुद को उसको ऑपरेट कैसे करना है, उसके यूजेस कैसे हैं। इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूट्यूब पे डेफिनेटली कंटेंट बनाना चाहिए। जैसे कल मैं देख रहा था कि यार मुझे एक नया कैमरा खरीदना है, तो अब मैं कैमरा खरीदना, मैं व्लॉगिंग के लिए खरीदना है, तो मैं यूट्यूब पे यही सर्च करूँगा ना, विच आर द बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा स्पेशली फॉर ट्रैवल। तो मेरे को 4 कैमरा है, 4 में से मैं देखा इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, मतलब हो सकता है ये कैमरा अच्छा है। वैसे के वैसे मान लो कि अगर मुझे लेट से गाड़ी वॉश करने वाली गन लेनी है, अब गन लेनी है तो उसमें वो पूरा वो वीडियो बना हुआ था, वो देखते हैं कि कौन सी गन है, क्या है पूरा मशीन उसका, उसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज आएगी, उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो ये ऐसे मतलब इतने सारे एग्जांपल्स हैं, जितने भी वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन है उन सबको कंटेंट बनाना चाहिए। तो एक गूगल एड एक्सपर्ट जो है, जो यूट्यूब पे, गूगल पे, सारे प्लेटफॉर्म्स पे एडवर्टाइजमेंट रन करता है, ऑन एन एवरेज वो कितना चार्ज कर लेता है? एजेंसीज तो अच्छा चार्ज करती है। ऑन एन एवरेज अगर कोई अच्छा प्रोफेशनल है तो अराउंड 50,000 तो कम से कम वो चार्ज करेगा। कि तो उतना क्लाइंट का एड बजट भी होना चाहिए कि 5-10 लाख रुपए वो मंथली स्पेंड कर रहा है। डेफिनेटली तो जितना एड स्पेंड है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कम से कम 10-12% तो उसका वो लेगे ले। और एड स्पेंड फिर कितना करना चाहिए? जैसे अगर कोई न्यूज़पेपर में ऐड दे रहा है तो उतना उतना पैसा तो वो डालने से रहा। आपको एड स्पेंड बहुत सिंपल है। आज के हिसाब से गणित देखो तो 1,000 रुपये पर डे से कुछ स्टार्ट करना चाहिए, मतलब 30,000 रुपये पर मंथ, 1,000 रुपये पर डे से। और अगर आपका नया बिजनेस है तो आप वो ऐड गूगल पे लगाने की जगह मेटा पे लगाओ। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसको लोग इमीडिएटली सर्च करते हैं और कॉल करते हैं, तो आप गूगल पे लगाओ। अब जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मानो मेरा कैब बिजनेस है, टूर्स एंड ट्रैवल का बिजनेस है, मेरे को मेटा पे ऐड लगाने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो मैंने गूगल पे कॉल कैंपेन लगाया, मेरे पास रोज की 2-3 कॉल आ रही है, मैं 30,000 रुपये स्पेंड किए। मेरे को फर्स्ट 3 मंथ्स तक कंसिस्टेंट रखना है, ये नहीं करना है कि बजट मेरे को कम करना है या नहीं। रिजल्ट अगर नहीं आ रहा तो उसको ऑप्टिमाइज करो, लेकिन मेरे को फर्स्ट 3-4 मंथ्स कंसिस्टेंट रखना, फिर मेरे को बाद में देखना है कि मुझे और बजट बढ़ाना चाहिए या नहीं। अब मान लो कोई हमारा दूसरा बिजनेस है जहाँ पे अवेयरनेस ज्यादा करनी है, लोगों को बताना है कि हम ये आ चुके हैं, शहर में नया आए हैं, तो हमने मेटा का सपोर्ट लिया। जैसे मान लो कोई कैफे हो गया या रेस्टोरेंट हो गया या कुछ भी नई सर्विस हो गई, कोई नया प्रोडक्ट हो गया जिसको लोग सर्च नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें मेटा पे, वहाँ पे भी यही अप्रोच, 30,000 रुपये सबसे पहले फर्स्ट 3 मंथ्स 30,000 पर मंथ के हिसाब से चलना चाहिए। ठीक सर, आपके एक्सपीरियंस की बात करें गूगल एड्स में, तो कितना बजट आप आज तक आप एक्सपेंड कर चुके हैं आपके एक्सपीरियंस के साथ? तो 50 करोड़ या उससे ज्यादा। और ये सारा
मल्टीपल फील्ड्स में आप बता रहे हो। हम जो ये सिर्फ एजुकेशन में करते हैं। 50 करोड़ से 50 करोड़ एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को फॉलो कर रहा हूँ जिनका इंडिविजुअल बजट ही 70-80 करोड़ है साल का। 70-80 करोड़ जो गूगल एड्स में लगाएंगे सिर्फ। गूगल और मेटा दोनों में, और उनका साल का एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का है। ओके। कोई भी बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, उसको गूगल एड सीखना है, तो उसका भी एक बार रोड मैप बताइए, आप कहाँ से स्टार्ट कर सकता है। देखो, कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है, अगर बिजनेसमैन को सीखनी है, तो उसको पैसा लगाना पड़ेगा। वो सोचे कि मैं बस ट्यूटोरियल देखूं और उससे मैं लगा लूं, नहीं। ट्यूटोरियल दे के खुद के बिजनेस के लिए ऐड लगाओ, उससे बेस्ट कोई लर्निंग नहीं है। और फिर उसके साथ साथ जब आप खुद ऐड लगाओगे, खुद का आपका पैसा लगेगा, या तो रिजल्ट प्लस आएगा या माइनस आएगा। प्लस आएगा तो आप सही चीज़ें कर रहे हो और वो सीखते सीखते आगे जाओ। माइनस आएगा और आप देखोगे आपका फ्रेंड या आपका कोई कॉम्पिटिटर जो गूगल पे ऑलरेडी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप खुद लर्निंग लोगे, और वो लर्निंग करने के लिए आप कहीं ना कहीं कोई कोर्स करोगे। तो सजेस्टेड तो ये है कि गूगल एड्स का आप जो ट्यूटोरियल है, वो ट्यूटोरियल देख के आप पहले अपने बिजनेस के लिए एक छोटा 1000 रुपए का, 500 रुपए का कुछ ऐड लगाना स्टार्ट करो, देखो क्या परफॉर्मेंस आ रही है। फिर से एक बार मैं यूट्यूब वाले पॉइंट पे आऊंगा। जैसे आज इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फिर स्नैपचैट भी अभी बहुत चल रहा है जेन जी के अंदर, और सर्च इंजन के अंदर हम गूगल को देख लेते हैं। बट यूट्यूब एक अलग ही प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब को हम पूरी तरीके से सर्च इंजन भी नहीं कह सकते, कंटेंट डिस्कवर भी होता है उस पर, तो सोशल मीडिया भी नहीं कह सकते। आप यूट्यूब को कैसे देखते हो? क्या है ये? एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म है, सर्च इंजन है? इसको हम कैसे देखें? तीनों ही चीज़ें हैं जो आप बोल रहे हो। कि अगर मैं जान यूट्यूब पे क्या करता हूँ, यूट्यूब पे मैं हर बार कोई ना कोई क्वेरी डालता हूँ, उससे रिलेटेड वीडियो देखता हूँ। तो एजुकेशन हो गया, कंटेंट भी हो गया, और सर्च भी हो गया। स्टार्ट मैंने सर्च से किया, लेकिन तीनों ही चीज़ें हैं यूट्यूब में। तो अब यूट्यूब को, आप जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए आप लोग काम करते हैं, स्पेसिफिकली इन लोगों के लिए यूट्यूब कैसे रेलेवेंट है? इन लोगों के लिए यूट्यूब क्रेडिबिलिटी चेक के लिए रेलेवेंट है। क्रेडिबिलिटी चेक के लिए कैसे? कि जैसे मान लो आज अगर मैंने आज एक कॉलेज में इंक्वायरी डाली, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म लिया, अब मैं देखना चाहूँ उस कॉलेज में क्या क्या होता है। जैसे हम पहले क्या करते थे, पहले आपने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो आपको ब्रोशर मिला होगा। उस ब्रोशर को आपने 4 बार खोल के देखा होगा। आपने ये देखा होगा कि अच्छा यहाँ पे किस तरह के लोग आते हैं, क्या है। इवन ये भी देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे लड़कियाँ कैसी है, जाने लायक है या नहीं है। अब आज वो कहाँ देखेंगे? यही सारी क्वेश्चंस यही सारे हैं, लेकिन वो कहाँ देखेंगे? वो यूट्यूब पे देखेंगे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे जाके रिसर्च करेंगे, देखेंगे किस तरह की रील्स है, किस तरह के लोग हैं, क्या है, कितनी फन एक्टिविटी हो रही है, कितना कल्चर हो रहा है, क्या 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 कल्चर है उस। एक्सपीरियंस की चीज जो है वो यूट्यूब से ले पा रहे। एक तो एक्सपीरियंस वाली चीज होगी कॉलेज के केस में। बाकी तो जैसे कोई अदर है तो वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाएगा, देखेगा। हाँ, अब हमने जब सोशल मीडिया की शुरुआत की, या आपने भी जब शुरुआत की, तब फेसबुक चला करता था। फेसबुक पे प्रोफाइल बनती थी, वहां पर फ्रेंड्स होते थे, धीरे धीरे फिर पेजेस होने लगे, और खुद भी चला करता था। सही बात है। और खुद पे लेकिन सिर्फ मैसेजिंग की तरह ही था उस समय ये। मार्केटिंग वाला इतना एंगल डिस्कवर नहीं हुआ। तो फेसबुक प्रोफाइल्स, फिर पेज, फिर मार्केट प्लेस, फिर ग्रुप्स, वो सब कुछ चलता था। उसके बाद इंस्टाग्राम का दौर आया, और आज इंस्टाग्राम बढ़ते बढ़ते वो व्हाट्सएप की तरफ भी जा रहा है। व्हाट्सएप भी धीरे धीरे इंस्टाग्राम बन जाएगा। लेकिन फेसबुक आज धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि कहीं लुप्त सा हो गया है। मतलब लोगों का एवरेज स्पेंडिंग टाइम फेसबुक के ऊपर बहुत कम हो गया है। तो फेसबुक रेलेवेंट है अभी? फेसबुक रेलेवेंट है। जैसे हम टारगेट करते हैं 40 to 60 ईयर्स के लोगों को। जैसे मान लो जो मेनली बड़े कॉलेजेस चला रहे हैं या यूनिवर्सिटीज चला रहे हैं, वो इस एज ग्रुप में होते हैं। तो अगर हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो फेसबुक भी रेलेवेंट है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट है आपका, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि फेसबुक कितना रेलेवेंट है या नहीं है। वो लोग अभी भी वही फेसबुक भी यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम उन्होंने थोड़ा बहुत यूज़ करना स्टार्ट किया है, लेकिन वो फेसबुक रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। आपको अगर चेक करना है, आप बहुत सिंपल है, अपने फेसबुक जो प्रोफाइल है
उस पर रोज स्टोरी डालो, ठीक आप देखो कितने लोग व्यू कर रहे हैं। उतने लोग एक्टिव हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मेरे नेटवर्क में इतने लोग एक्टिव एज है, ग्रुप भी कौन सा है वो भी समझ में आ जाएगा। वो भी समझ में आ जाए। और हाँ, उसमें आपको हायर वाला एज ग्रुप दिखेगा। एक समय था जब हम सोशल मीडिया को सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की तरह देखते थे। होली दीपावली की पोस्ट डाल दी है, या हमने किसी रेस्टोरेंट को फॉलो कर लिया तो उसकी रेसिपीज, कुछ नई नई चीजें होंगी, वो सारी चीजें दिखने लग जाएगी। फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया जो है वो कंटेंट डिस्कवरी की तरह बनने लगा। आप सोशल मीडिया को कैसे देखते हो, कंटेंट डिस्कवरी को कैसे देखते हो आप? कंटेंट डिस्कवरी तो मतलब ये हो गया कि जब आप स्क्रॉल कर रहे हो, आज के टाइम में एक यूजर बस पूरे दिन स्क्रॉल कर रहा है, तो अगर मुझे कोई नया प्रोडक्ट या मुझे कोई नई सर्विस लॉन्च करनी है जो इट्स अ टोटली न्यू इन मार्केट, तो डेफिनेटली वो डिस्कवर करने के लिए सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मतलब आप वो जैसे इंस्टा एक्सप्लोर है, उसको आप एक्सप्लोर करते हो, या आप नॉर्मल स्क्रॉल कर रहे हो तो भी आपको नया नया जो चीज़ें देखने को मिलती है, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, एक केस स्टडी ले लेते हैं। मान लेते हैं मैं एक मिठाई लॉन्च कर रहा हूँ और बिल्कुल नया मिठाई का ब्रांड है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो ब्रांड है पूरे भारत तक जाए। अब मुझे लोगों को अवेयरनेस फैलानी है कि मेरी जो मिठाई है ये आप जोधपुर से ऑर्डर कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं मावे की कचौरी है, जोधपुर की बड़ी फेमस है। अब मैं ये मावे की कचौरी पूरे भारत में फैलाना चाहता हूँ, नया प्रोडक्ट है, तो मेरा रोड मैप क्या होना चाहिए? मेरे को मेरे कंटेंट को डिवाइड करना चाहिए। कुछ तो ब्रांडिंग कंटेंट हो गया, जिसमें मैं मावे की कचौरी यूँ तोड़ रहा हूँ और उसमें से चाशनी यूँ ड्रॉप हो रही है, और इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस हैं, और फिर मैं उसमें खा के और एकदम यूँ मेस्मराइज हो रहा हूँ। तो ऐसा कुछ ब्रांडिंग कंटेंट होना चाहिए। सेकंड ये होना चाहिए कि अब वो मावे की कचौरी बनती कैसे है, उसका पूरा मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि हम एक देसी घी हमने यूज़ किया, हम एक नेक्स्ट लेवल बेंचमार्क्स बना के हमने कचौरी भी एक प्रॉपर अच्छे तरीके से फ्राई की। तो सेकंड कंटेंट ये हो गया। फिर थर्ड हो गया कि मैं कंटेंट क्रिएटर्स को लाया, उन्होंने भी जोर जोर से वीडियो बना के गा के सबको बोला, अरे बहुत शानदार मावे की कचौरी, ये चीज़ आपने कभी खाई ही नहीं होगी। तो इस तरह से आपको कंटेंट डिवाइड करना पड़ेगा कि कितना मेरा ब्रांडिंग कंटेंट होगा, कितना मेरा प्रमोशनल कंटेंट होगा, और कितना मेरी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए कंटेंट होगा। आप इसको लेके प्रमोट करो, और फिर उसके बाद आपका ऑर्डरिंग प्रोसेस, होम डिलीवरी, ये वो सारी चीज़ों पे आप कंटेंट बनाओ। तो ये आपने पूरा कंटेंट डिस्कवरी के पार्ट ऑफ व्यू से बताया। अब कुछ लोग मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे पहले से फॉलो करने लग गए। लेट्स से मैंने 5,000 फॉलोअर्स बना लिए, वो मुझे ऑर्डर करते हैं, एक समय में ऑर्डर कर चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ इन लोगों से मुझे रिपीट ऑर्डर्स आना शुरू हो, तो उस केस में मुझे कैसा कंटेंट बनाना चाहिए? उस केस में उनको नर्चर करते हुए कंटेंट बनाना चाहिए। कि जैसे मान लो जो ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं, तो मावे की उनको तो एक तो मावे की कचौरी में कुछ, जैसे मान लो आपने नया डाला, अभी मावे की कचौरी विद रबड़ी आ रही है या कुछ ऐसा आ रहा है, तो इनोवेशन वो आपको उनको नर्चर करना चाहिए। बाकी रेगुलरली आप उनको अपने वीडियोस और कंटेंट से आप नर्चर करो। आपके पास उनकी पूरी सबकी लिस्ट होगी, सबको आप व्हाट्सएप पे भी पुश मैसेजिंग कर सकते हो, रीटारगेटिंग कर सकते हो, तो वो आप करो, उससे आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। तो जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट आपने बताया रन करते हैं, एंगेजमेंट वगैरह बिल्ड करते हैं, कुछ मैट्रिक्स हो जो आपको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है 2-3 मैट्रिक्स ट्रैक करने के लिए, तो वो कौन सी होगी? कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस क्या आ रहा है, सीपीएम क्या आ रहा है। सारे प्लेटफॉर्म जैसे मान लो मेटा है तो सीपीएम पे वर्क करता है, तो सीपीएम क्या आ रहा है आपका 1000 इम्प्रेशंस का, वो डे ऑन डे क्या बढ़ रहा है। फिर उसके बाद आपके लिंक क्लिक्स कितने हो रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, ये मैट्रिक्स हो गया। लीड के बेसिस पे कॉस्ट पर लीड, तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करना चाहिए। अब लीड को कॉस्ट आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हो, कि वो आपको अंडरस्टैंडिंग तब आएगी कि आपने 4 क्रिएटिव रन किए, इस में भी आपके 1000 इंप्रेशन है, इस क्रिएटिव में भी 1000 इंप्रेशन है, इस क्रिएटिव में भी 1000 इंप्रेशन है। मान लो सब पे आपके 1000 इंप्रेशन है, लेकिन यहाँ पे और सब पे मान लो 1000 इंप्रेशन की 1000 रुपीज कॉस्ट है, तो आपने 3000 रुपये खर्च किए, लेकिन यहाँ पे आपके 2 ही लीड आई, तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट पर लीड 500 हो गई। यहाँ पे आपकी 5 लीड आ गई, तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट पर लीड जो है 200 रुपये हो गई।
यहाँ पे आपकी 10 लीड आ गई तो कॉस्ट पर लीड आपकी 100 रुपये हो गई। अब आपको ये देखना है कि मेरी कॉस्ट पर लीड यहाँ 100 रुपये क्यों आ रही है। इंप्रेशन वही 1000, सब कुछ वही, तो मेरा यहाँ पे जो कंटेंट है, जो क्रिएटिव है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह के मेरे को और क्रिएटिव्स बनाने चाहिए और बाकियों को पॉज करना चाहिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको तभी आएगी जब आप उसकी डिटेल में जाओगे। और उसमें भी एक चीज और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि लीड तो हालांकि कॉस्ट पर लीड बहुत ज्यादा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कोई क्रिएटिव इतना रेलेवेंट हो जाता है कि उससे लीड क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। अब ये उसके आगे का प्रोसेस, पहले आपने ये समझ लिया, लेकिन आपने जब स्टडी किया कि मेरी ना ये 10 लीड बल्क तो आ गई, लेकिन ये सारा जंक है और उसमें से 2 ही काम की निकली और यहाँ एक ही काम की निकली, लेकिन जहाँ मेरी 500 रुपये कॉस्ट आ रही थी वहां मेरी दोनों की दोनों काम की है। यहाँ मेरी जो 200 रुपये आ रही थी वहां पे भी मेरी 2 ही काम की निकली, तो एक्चुअल में तो मेरी जो कॉस्ट है वो 500 रुपये ही पड़ रही है। तो ये आपको आगे की और स्टडी करने में काम आएगा। लेकिन अगर मेटा के मैट्रिक्स की बात करो तो यही है, सीपीएम हो गया, कॉस्ट और कॉस्ट पर लीड हो गया, ये कुछ मैट्रिक्स है जिससे आप स्टार्ट करोगे। फिर बाद में तो ये है कि आपका आगे और डिटेल में जाओगे तो मेरा जो एक वीडियो है वो कितने सेकंड्स तक लोग देख रहे हैं, क्या उसमें इम्प्रेशंस हैं, कितना इंटरेस्ट है, कब कहाँ हो रहा है वीडियो। ड्रॉप कहाँ हो रहा है, वो सब और आप डिटेल में जब आप पैसा लगाओगे ना तब आप सारी चीजें सीखने स्टार्ट हो जाओगे। सर हम लॉन्ग टर्म कंटेंट, शॉर्ट टर्म कंटेंट की बात कर रहे थे इतने देर। जैसे कि जो लोग लॉन्ग टर्म कंटेंट देखते हैं तो वो पूरा उसी तरह के कंटेंट कंज्यूम करते हैं, पॉडकास्ट हुए या स्टडी आईक्यू जैसे चैनल्स की डॉक्यूमेंट्री हुई, थिंग्स स्कूल जैसे कंटेंट है जो लंबे लंबे वीडियोस देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म वाले खाली रील्स स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। तो एक बिजनेसमैन को अब उसका कॉम्बिनेशन कैसे सेट करना चाहिए कि कितने परसेंट उसको लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी काम करना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में भी काम करना चाहिए। जब आपका बिजनेस डिस्कवर हो रहा है वो शॉर्ट फॉर्म से होगा, मतलब स्क्रॉल कर रहे हैं अब डिस्कवर हो रहा है वो शॉर्ट फॉर्म से होगा। लेकिन जब उसको आपसे एक्चुअल आपको ऑर्डर देना है, अगर वो कोई प्रोडक्ट नहीं कोई सर्विस है तो डेफिनेटली वो लॉन्ग फॉर्म में मूव होगा। प्रोडक्ट भी होगा तो भी वो एक बार लॉन्ग फॉर्म एक्सप्लोर करेगा, अगर उसमें लॉन्ग फॉर्म की अपॉर्चुनिटी है तो वो चेक करेगा। तो आपको डिस्कवर होना है सबसे पहले तो आपको शॉर्ट फॉर्म और फिर उसके बाद लॉन्ग फॉर्म। अब जैसे मान लो मैं मेरा ही यूज़ केस लेता हूँ, मेरा ऐड चल रहा है कि अगर आप अपने कॉलेज के लिए XYZ मार्केटिंग चाहते हो और ये वो, आपने पहली बार देखा आपको बहुत अच्छा लगा, आपने दूसरी बार फिर देखा, तीसरी बार फिर देखा, ऐसे आपने देखा। अब जब आप एक्चुअल में अगर आप मेरे साथ मतलब एंगेज होना चाह रहे हो तो आप यूट्यूब पे भी जाओगे कि चेक करोगे क्या है। अब आप जब मेरी कंपनी का वहाँ पे देखोगे, नाउ स्टडी द कंप्लीट कॉलेज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर एडमिशंस इन 2026। अब वो 30 मिनट का वीडियो है। अब आप जब वो पूरा 30 मिनट का देखोगे तब आप देखोगे अच्छा यार बंदा बोल तो सही रहा है, तब आप मेरे से कनेक्ट करोगे। तो अब आपको कितना रखना चाहिए, आइडियली अगर मैं महीने का प्लान करूं तो मैं 10 वीडियो शॉर्ट फॉर्म में रखूंगा और 2 या 4 वीडियो लॉन्ग फॉर्म में रखूंगा एज पर माय बैंडविड्थ। काफी बिजनेसेस हैं जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं और एड्स भी चलाते हैं। तो वो अब वो चाह रहे हैं कि वो इन हाउस से एक सोशल मीडिया मैनेजर रख लें, वो उनके ऐड भी मैनेज कर लेगा, कंटेंट लाइब्रेरी भी बना देगा, कैलेंडर भी बना देगा। तो आपको नहीं लगता फ्यूचर में थोड़ा एजेंसी का रोल कम हो जाएगा और इन हाउस ही ज्यादा चलेगा? आपको पता है आप BMW ले लो, मर्सिडीज ले लो, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स ले लो, आपको क्या लगता है ये खुद की पूरी इन हाउस टीम सेटअप कर सकते हैं? इनके पास तो है पैसा, सबके पास पैसा है, लेकिन ये क्यों बार बार एजेंसीज को देते हैं और एजेंसी से शिफ्ट करते हैं? व्हाट इज द रीजन? इन हाउस टीम में वही मोनोटोनस चीज आ जाती है, वही मोनोटोनस, और मार्केटिंग में हर बार कुछ नया चाहिए। एजेंसी में रोज के इतने चैलेंजेस हैं, रोज के मान लो अलग अलग क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं तो कितने सारे चैलेंजेस होंगे और कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। एजेंसी को हर दिन प्रूव करना है नेक्स्ट मंथ तक जाने के लिए, इन हाउस टीम को प्रूव करना है क्या? तो वहां पे नयापन कैसे निकल के आएगा? तो इसलिए आप कह दो कि नहीं एजेंसीज खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मैनेजर्स कंपनी के अंदर कंफर्ट जोन में भी आ जाता है काफी। तो वहां पे बस ये है कि एक आपका POC रहेगा, who can get the work done from an agency
वो भी मार्केटिंग बैकग्राउंड से होगा, पर आप कह लो कि नहीं वो सारा इन हाउस हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लो इन हाउस में वो रखते भी हैं, तो आपके सोशल मीडिया मैनेज के लिए रखते हैं, बाकी परफॉर्मेंस वाला जितना भी काम है दैट्स ऑल बीइंग मैनेज्ड बाय एन एजेंसी, जो मुझे लगता है। पिछले कुछ समय में अगर हम सोशल मीडिया को देखें या फिर पूरे मेटा के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, तो उसमें अगर कोई चीज बड़ी तेजी से रिवॉल्यूशनाइज हुई है तो वो है व्हाट्सएप। स्पेसिफिकली व्हाट्सएप बिजनेस देखे तो बहुत जबरदस्त तेजी से आगे बढ़ा है। अब तो चैट इंटीग्रेशन के साथ में, एआई इंटीग्रेशन के साथ में और अच्छा होता जा रहा है। आप व्हाट्सएप को एज अ मार्केटिंग टूल कैसे देखते हो? व्हाट्सएप तो बेस्ट मार्केटिंग टूल है। आपके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं आप देखो, आप एक अगर कंटेंट अगर आप स्टेटस पे लगाते हो तो आपको मान लो 500-600 व्यूज आते हैं या 1000 व्यूज आते हैं, तो 1000 व्यूज में सारे आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स नहीं होंगे, उसमें से 100-200 आपके क्लाइंट्स होंगे, कोई पुराने क्लाइंट्स होंगे, कोई नए होंगे, या किसी से आपने बस बात की लेकिन बिजनेस कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन आपने उनके साथ कांटेक्ट शेयर कर लिया। अब वो रेगुलर अगर आपका स्टेटस देख रहे हैं तो आपकी तो मार्केटिंग हो रही है ना। अब आप अगर उसमें बिजनेस रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हो तो आपकी तो मार्केटिंग हो रही है। आप व्हाट्सएप को कैसे यूज लेते हैं एज अ मार्केटिंग टूल? मैं तो जैसे एक तो ये हो गया, मैं व्हाट्सएप को नर्चरिंग के लिए बहुत अच्छा टूल मानता हूँ। कि जैसे मान लो अगर मेरे एक लीड से बात हो रही है, तो अब मेरी टीम उनको कुछ ना कुछ मेरा वीडियो कंटेंट भेजेगी, क्लाइंट केस स्टडीज भेजेगी, जिससे नर्चरिंग स्मूथ होती रहे। तो मैं तो उसको इस तरह से देखता हूँ। जैसे आपने बताया कि व्हाट्सएप के ऊपर नर्चरिंग आप लोग करते हैं, आपकी सेल्स साइकिल के बारे में बताइए, कैसे काम करती है ये? हमारी खुद की सेल्स साइकिल तो नॉर्मली 2 महीने 3 महीने की रहती है। और ये सेल्स साइकिल मुझे लगता है ये भी ना आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी कितनी स्ट्रांग हो रही है उस पर कम होती जाती है। मुझे ध्यान है जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं एक क्लाइंट के पीछे 8 महीने तक पड़ा था। 8 महीने तक मैं उन्हें नर्चर करता रहा, और वही अपना लैपटॉप बैग लेके ट्रैवल करके, मान लो दिल्ली जाना है मीटिंग्स के लिए, और वेट करना फिर मीटिंग करना, मैं 8 महीने तक पीछे पड़ा था, तब जाके वो क्लोज हुआ। तो उस टाइम सेल्स साइकिल मैं समझूंगा 8-9 महीने की थी, आज वो 1 से 2 महीने की हो गई। कि वो एक डिसीजन लेंगे सोचिए, क्योंकि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है तो वो लॉन्ग टर्म 1 साल का प्रोजेक्ट होगा, तो उसमें सोचेंगे समझेंगे फिर बताएंगे। तो वो विद टाइम जैसे जैसे हमारे बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वो कम होती जाएगी। से 2 महीने, तो 2 महीने तक आप उसको व्हाट्सएप पे नर्चरिंग कंटेंट बेचते हो? हाँ, हम तो उसको नर्चर करते थे। हमारी सेल्स टीम तो जो नहीं भी क्लोज हुआ ना, उसको भी 1-1 साल तक नर्चर करती है। तो जैसे नर्चर करते हैं आप, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कंटेंट की? ज्यादा कंटेंट डाल रहे हैं तो मंथ में फ्लॉप हो जाता है। जो बहुत पुराने हैं जिनको नर्चरिंग चल रही है उनको तो महीने में एक बार, या कोई भी कुछ नया रिलीज आया, नया वीडियो आया वो, और जो नए हैं उनको वीक में एक बार। आज से 10 साल पहले जिसको हम ई कॉमर्स बोलते थे, आज वो D2C हो गया है। जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, वो आज परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो गया है। या परफॉर्मेंस मार्केटिंग कुछ और है? परफॉर्मेंस मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। पहले डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल जब हम पढ़ाते थे ना, तो बताते थे आपको सोशल मीडिया सिखाएंगे, आपको गूगल एड्स सिखाएंगे, आपको फेसबुक एड्स सिखाएंगे। तो ये जो गूगल एड्स और फेसबुक एड्स, जो भी पैसा लगाने वाला जो मार्केटिंग है, उसको अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग का नाम दे दिया गया है। क्योंकि अल्टीमेटली वहां पे पैसा लगाने के बाद, पहले लोग सिर्फ पैसा लगाते थे, अब उनको पैसा लगाने के साथ साथ परफॉर्मेंस भी चाहिए कि भाई ओवरऑल उसका आउटकम क्या आ रहा है। तो इसीलिए इसको नाम दे दिया गया परफॉर्मेंस मार्केटिंग। आप कॉलेजेस के लिए कैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं? आपकी क्या अप्रोच रहती है? पूरी हम एक पूरा स्ट्रैटेजी मतलब स्टार्ट होती है सबसे पहले कॉलेज ने लास्ट 2-3 साल में कितने नंबर ऑफ एडमिशन्स किए एवरी ईयर ऑन ईयर, उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही। फिर उसके बाद इस पे जाते हैं कि अब नेक्स्ट ईयर आपको कितने एडमिशन, जैसे मान लो पिछले साल आपने 300 एडमिशन किए और आप अगले साल बोल रहे हो कि सीधा मुझे तो 1500 करने हैं, तो पहली चीज तो वो इम्प्रैक्टिकल है। तो पहले उनका वो विजन ठीक करते हैं कि भाई आप सोचो कि एजेंसी हायर करने से आप 1500 कर लोगे, तो जो वेग फिगर्स बताते हैं उसको हटा के एक प्रैक्टिकल नंबर पे उनको ला के आते हैं कि भैया 300 है तो अपन 500 या 600 का टारगेट करें। फिर 600 के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर मीडिया प्लान बनाएंगे कि भाई मीडिया प्लान में कहाँ से कितनी लीड्स लाएंगे,
अब उसमें पुराना जितना भी स्टैट है वो काम आता है कि पिछली बार जो लीड आई कितनी इंटरेस्टेड निकली, उसमें से कितना परसेंटेज कन्वर्ट हुआ। तो उसको स्टडी करते हुए एक प्रॉपर रोड मैप बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो सीजन होती है पूरी, जैसे 6 महीने 8 महीने की सीजन होती है, तो उस 8 महीने का रोड मैप मंथ 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 ऐसे करके, और वहाँ पे उनके कैंपेन्स रन करते हैं और फिर मंथली उसको मॉनिटर करते रहते हैं। तो ये पूरा तो प्रोसेस। इस बीच जैसे कॉलेजेस के और भी चैलेंजेस होते हैं, फीस टाइम पर नहीं आती है, या फिर कुछ ऑपरेशनल चैलेंजेस भी होते ऑपरेशनल चैलेंजेस में जैसे काउंसलिंग वाला एक चैलेंज है, जैसे मान लो लीड आई, उसको प्रॉपरली काउंसिल हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको तो फिर भी हम सॉल्व करते हैं। बाकी फीस वाला तो हमारे उसमें नहीं आता। हैं। वो कैसे सॉल्व करते हैं सर, क्योंकि वो भी एक तरीके से सेल्स ही है। काउंसलिंग में हम ये समझते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, काउंसलर्स क्या किस तरह से कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम भी कुछ लीड्स को टेस्ट कॉल करते हैं और चेक करते हैं कि वो किस तरह की लीड्स है, क्वालिटी क्या है, और फिर क्लाइंट्स को फीडबैक देते हैं कि अपनी काउंसलिंग टीम में ये स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट की नीड है। फिर बीच बीच में सीजन टाइम में तो हम काउंसलिंग वर्कशॉप्स भी करते हैं कि आपको कैसे एक स्टूडेंट को काउंसिल करना है, क्या करना तो डिजिटल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के साथ साथ सेल्स ट्रेनिंग का भी आपका एक पार्ट हो जाता है। आज अगर किसी बिजनेस ने बिल्कुल जीरो से शुरू करना है, जिसका बिल्कुल भी ऑनलाइन एक्सपोजर नहीं है, तो वो कैसे उसको शुरू करना चाहिए, परफॉर्मेंस मार्केटिंग से लेके पूरा डिजिटल मार्केटिंग? है। आई थिंक परफॉर्मेंस मार्केटिंग, आपको पहले ये समझना चाहिए, परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज जस्ट अ टूल टू एम्पलीफाई। मान लो मैं आज अगर यहाँ पे हूँ, मेरे को एक साथ 1000 रीच चाहिए, तो मैंने पैसा डाला, उससे उन प्लेटफॉर्म ने मेरे को एम्पलीफाई कर दिया। अब एम्पलीफाई करके मेरे अगर प्लेटफॉर्म पे यूजर आ रहा है, उसकी डिसीजन मेकिंग सिर्फ उस एम्पलीफिकेशन से इम्पैक्ट नहीं होगी, वो ये देखेगा कि आपका कंटेंट क्या है, आप किस तरह का डिजिटली आपने पूरा सेटअप कर रखा है। मतलब वो समझो आपकी दुकान पे ले तो आया, लेकिन अगर दुकान पे कंटेंट ही सही नहीं है तो कन्वर्जन नहीं आएगा। तो इसलिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग सबसे पहले नहीं आएगा, पहले आपका खुद का कंटेंट बिल्डिंग, आपका वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, ये चीजें आएगी। जब आपको लगे कि हाँ मेरी दुकान सही दिख रही है और मेरी दुकान की क्रेडिबिलिटी के लिए इतना सोशल मीडिया पे कंटेंट है, तब मेरे को परफॉर्मेंस मार्केटिंग रन करनी चाहिए। लोग गलती क्या करते हैं, डे वन से हमने तो ऐड चला दिए और महीने भर बाद बोलेंगे कि अपने तो कुछ रिजल्ट ही नहीं आया। तो वो क्या है, वो टूल तो सिर्फ ये है ना कि आपको कह रहा है कि मैं आपके इस पेज पे 1000 यूजर्स ले आऊंगा। अब वो 1000 यूजर परचेज करेंगे नहीं करेंगे, वो तो आपका पेज कैसा है उस पर डिपेंड करेगा ना। तो सिंपल सी बात है। आपने अपनी जर्नी में बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ में काम किया, अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ में काम किया, बट आपने केवल एजुकेशन को ही एज अ नीश चूज किया। उसके पीछे क्या रीजन है, एजुकेशन इंडस्ट्री को ही क्यों चूज किया? जब मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था तब भी मुझे बहुत सारे इनर थॉट्स आते थे। पहली चीज तो क्या मेरा बिजनेस क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो एजुकेशन एक ऐसा चीज समझ में आई कि जिससे लग रहा था कि अगर एक यूजर अगर वो पढ़ लेता, मान लो एक एक जना एमबीए कर लेता है, तो सबसे पहले पहले तो वो लोन लेके एमबीए करने आया, जमीन बेच के एमबीए करना है। जैसे उसके एमबीए से जॉब लगी, उसने सबसे पहले पहले अपने पेरेंट्स को शिफ्ट किया एक नए घर में, तो वहां से उसकी लाइफ चेंज हुई। अब जब वो उस पैकेज पे गया तो उसका भाई भी इंस्पायर हुआ कि मुझे भी एमबीए करना है, मेरी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। तो आप देखो, इमीडिएटली डायरेक्टली 4 से 5 जनों की लाइफ चेंज हो रही है। तो मुझे लगा कि यार दिस इज अ पर्पस ड्रिवन, कि हाँ इससे हमारे बिजनेस का भी कुछ पर्पस सॉल्व हो रहा है, कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो उस टाइम बहुत चल रहा था व्हाट वैल्यू योर बिजनेस गिव्स, बहुत ज्यादा। तो मैं उस टाइम सोचता था मेरा बिजनेस क्या वैल्यू दे सकता है। और कुछ एक ऐसा हुआ कि एजुकेशन के कुछ ऐसे क्लाइंट्स आए जहाँ पे मैंने वो एजुकेशन में सक्सेस देखी, तो मुझे लगा ये तो एक बिजनेस में इतनी सक्सेस है, तो अभी तो पूरा इंडिया पड़ा है। तो ऐसे करके आज अगर कोई एजेंसी ओनर है, मल्टीपल लोगों के लिए काम कर रहा है, अल्टीमेटली तो उसको भी स्केल करना है, तो एक इंडस्ट्री को पकड़ के ही करना चाहिए, तभी वो ग्रो कर पाएगा, तभी स्केल कर पाएगा। उसको अपना नीश कैसे चूज करना चाहिए? उसका इंटरेस्ट किस में है, 2-4 क्लाइंट्स अलग अलग नीश के सर्व करके देखो कि किस में आपकी केस स्टडी बेस्ट बन रही है। चलो इसमें बन रही है, ऐसे और 2-3 क्लाइंट्स ढूंढो, उनमें भी अगर आप बेस्ट कर पा रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ यार तो ये मेरी नीश है, या फिर नीश आप इसमें देखो। देखो पैसा सब में है। मतलब मैं ऐसी भी एजेंसी को जानता हूँ जो सिर्फ डेंटिस्ट के लिए काम करती है, तो उनमें भी वो बहुत पैसा कमा रहे हैं।
यहाँ ऐसे भी लोग हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए काम कर रहे हैं, उसमें भी बहुत पैसे। तो पैसा सब में, आप ये चीज तो पहले दिमाग में डाल दो। ये मत सोचो कि यार वो रियल एस्टेट कर रहा है इसीलिए उसी में पैसा है, उसमें बहुत पैसा है। तो वो आपको दिमाग से निकाल के आपको ये देखना चाहिए पैसा सब में, मैं उस चीज में कितना एक्सपर्ट और कितना स्किल्ड उसमें बनता हूँ, उससे मुझे वो पैसा मिलेगा। जैसे आपको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस आज इंडस्ट्री के अंदर हो गया है, लेकिन एजुकेशन के अंदर अगर ट्रेंड देखें तो ऊपर नीचे चलता रहता है। कभी इंजीनियरिंग टॉप पे जाता है, कभी मेडिकल टॉप पे जाता है। अभी इन दिनों किस चीज का ट्रेंड चल रहा है? कंप्यूटर रिलेटेड, जैसे बीसीए इस बार बहुत अच्छा गया, कंप्यूटर साइंस बीटेक भी गया तो कंप्यूटर साइंस वाला बहुत अच्छा गया। तो जितना भी आईटी रिलेटेड करियर है उसका ट्रेंड अच्छा है, तो उस पे लोग कर रहे हैं। AI हाँ, फिर उसके बाद एमबीए भी इसी में ही हो रहा है, तो इससे रिलेटेड। एक एजेंसी बनती है टीम से। उससे पहले तो बंदा सोलोप्रेन्योर ही काम करता है। धीरे धीरे वो एक दो लोगों को आउटसोर्स करता है और उसके बाद में फिर उसको पूरा हायर कर लेता है। आपको कब लगा कि अब आपको टीम बनाने की जरूरत है? मैं तो डे वन से ही कोशिश कर रहा था टीम बनानी है। मैं तो डे वन से ही लगा हुआ हूँ कि हाँ, जब एजेंसी नाम से स्टार्ट किया कि हाँ अब ये मीडिया गढ़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो डे वन से हमने कहा पहले एक बंदा हायर करते हैं, दो बंदे हायर करते हैं, फिर जैसे जैसे टीम क्या बनती है। प्रोसेस रहता है हायरिंग का? हायरिंग के लिए जैसे मैंने तो यही सीखा कि एड्स रन कर दो, जॉब लिस्टिंग वेबसाइट्स पे डाल दो, फिर वहाँ से जो जो रिज्यूम आने लगे। पहले इतना हायरिंग का प्रोसेस नहीं था, पहले तो नॉर्मल इंटरव्यू लेते थे और समझते थे तो और हायर कर देते। अब ये है कि अब फिल्ट्रेशन है कि पहले फर्स्ट राउंड है, फिर सेकंड राउंड है। फर्स्ट राउंड में हम कोई टास्क दे देते हैं कि जहाँ पे अगर बंदे को कोई टास्क देना है तो टास्क दे दिया, फिर टास्क के बाद वो टास्क कंप्लीट करके आया, फिर सेकंड राउंड जो सीनियर जैसे मान लो उस डिपार्टमेंट का हेड है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन है तो ग्राफिक डिज़ाइन का एक टास्क दे दिया पहले, फिर ग्राफिक डिज़ाइन हेड ने उसका इंटरव्यू ले लिया, फिर वो सब जब सब ओके हो जाए तो फिर फाइनल एक राउंड में मैनेजर से साथ में ले लिया। तो इस तरह से अभी ये प्रोसेस हो लगा। अभी कितने डिपार्टमेंट्स है आपके? अभी लगभग 9-10 डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे एसईओ एक डिपार्टमेंट है, सोशल मीडिया एक डिपार्टमेंट है, फेसबुक एड्स, जिस परफॉर्मेंस मार्केटिंग में एक फेसबुक एड्स, एक गूगल एड्स एक डिपार्टमेंट है, यूआई यूएक्स एक डिपार्टमेंट है। फिर इसके बाद जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट टीम है, तो वो एक डिपार्टमेंट है। फिर वीडियो एडिटिंग एक डिपार्टमेंट है। फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक डिपार्टमेंट है। तो ऐसे करके 8-9 डिपार्टमेंट्स हैं। फिर इसके बाद एचआर है और ऐसे तो हर डिपार्टमेंट का अपना एक हेड असाइन करता हर डिपार्टमेंट का अपना एक हेड है और इन सब के ऊपर एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो सारे प्रोजेक्ट्स को देखता है। Yes. ठीक है, तो अभी आप जैसे प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो कौन से प्लेटफॉर्म्स पे आप अपनी हायरिंग रिक्वायरमेंट डालते हैं? नौकरी हो गया, इंडीड हो गया, ऐसे करके कुछ एक 5-7 प्लेटफॉर्म्स है फिक्स है जो यहाँ पे वो जॉब पोस्टिंग जाएगी। एंड सेकंड मेटा एड्स है, फिर लिंक्डइन है। तो इन सबको मतलब मल्टीपली यूज़ करेंगे। ठीक है, और किसी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए कुछ बेसिक क्वालिटीज आप क्या देखते हैं? एम्प्लॉय को हायर करने के लिए तो सबसे पहले पहले तो एक तो टास्क देते हैं, पहले तो टास्क से ही समझ में आ जाए। दूसरा ये समझते हैं उसका माइंडसेट कैसा है। अभी ना एक्चुअल में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ये चल रही है कि लोग रिज्यूम बना के आते हैं, हम बोलते हैं, जैसे अभी रिसेंटली हमने उस दिन इंटरव्यू लिया तो एक लड़की आई, उसने आते ही बोला कि मैं 3 इयर्स एक्सपीरियंस हूँ। कोई ये चेक नहीं करता कि अगर कोई आपके रिज्यूम की डिटेलिंग में जाएगा तो आपको 3 इयर्स एक्सपीरियंस 1 या 6 मंथ्स पे आ जाएगा। तो मैंने कहा आपने इस साल से इस साल अपना कॉलेज किया तो कॉलेज के साथ ही जॉब स्टार्ट कर ली थी क्या? तो ऐसे करके जब हम उसको डिकोड करते हैं तो एक ये चल रहा है कि हम 3 साल एक्सपीरियंस दें और हमारा सैलरी एक्सपेक्टेशन सीधा 30-35 है। जबकि जोधपुर में अगर आप किसी को 30 पे कर रहे हो तो एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये एटलीस्ट 2 साल का इसको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अभी ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आप जब आप ज़्यादा प्रॉपर अच्छे से क्वेश्चंस पूछोगे ना, ग्रिल करोगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। दूसरा उस पर्सन का एटीट्यूड कैसा है, किस तरह का एटीट्यूड है, क्या वो लर्निंग माइंडसेट से आया है या वो बस ठीक है मेरा ये जॉब लास्ट वाली मेरी छूट गई, अब मेरे को ये दूसरी करनी है, 6 महीने यहाँ करना है, मतलब वो, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से है। ऑन एन एवरेज आपके यहाँ पे एक एम्प्लॉय कितना अर्न कर लेता है सैलरी और इंसेंटिव मिला के?
डिपार्टमेंट वाइज भी कौन सा डिपार्टमेंट जा रहा है? देखो, जिसने 2-3 साल 3 साल की जर्नी निकाल ली है, तो डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लो अकाउंट मैनेजमेंट की बात करूं, जिसने 3 साल की जर्नी निकाल ली है, वो आराम से 60 to 80 के बीच में मंथली अर्न करता है। और ये सैलरीज हम पे कर रहे हैं यहाँ पे जोधपुर में। वीडियो में जिसने मान लो 2 साल की जर्नी निकाल ली है, तो आराम से 40-50 आराम से अर्न कर रहा होगा, कई बार उसके ज़्यादा भी अर्न कर रहा होगा। तो इट डिपेंड्स कि किस में है, बट ऑन एन एवरेज मैं ये समझता हूँ कि आपको जिससे भी आपने स्टार्ट किया वहाँ से आपको एक डिसेंट, जैसे जोधपुर में हमें चाहिए 70-80 तो कम से कम पहुँच जाए। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी कंसिस्टेंसी प्लस 3 years का टाइम लगता है, जो अभी तक मुझे समझ में आता है। अब जोधपुर में 70-80 हजार बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद अगर कोई गलती से 1 साल में पहुंच रहा है ना, वो फ्लंक मार के या कुछ वैसा करके, वो 1 महीना उसको 70 मिल जाएंगे, फिर बाद में वो वापस पीछे आ जाएगा। ये भी मैंने मतलब देखा हुआ है कि अभी तक जैसे जोधपुर में ये चीज़ है कि अब गिना चुना कंपनियां 5, एक एग्जांपल, मेरे को उसने बोला कि मेरे को वहाँ से इतने का ऑफर है, जैसे मान लो मेरा ही एम्प्लॉय, और सामने वाले को बोला कि मीडिया कट तो मेरे को रिलीज ही नहीं कर रहा। मैंने जैसे ही बोला कि मेरे को 60 का ऑफर है, मीडिया कट ने मेरा 65 कर दिया। अब सामने वाले ने वापस बोला तो उसने, तो अब तो तू अगर फाइनल आ रहा हो तो 75 में आ जा। अब सामने वाले क्या, वो चला तो गया, पर मैंने देखा है कि वो फिर शॉर्ट टर्म रहता है, मतलब ऐसा नहीं रहता। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप कर रहे हो तो आपकी एट द एंड तो आप वापस आउटपुट कितना दे रहे हो, तो वो स्किल के बेसिस पे आएगा और प्लस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आएगा। और वो 1 साल के एक्सपीरियंस और स्किल से आ नहीं सकता, तो वो है। सर जैसे डिजिटल मार्केटर्स है, वीडियो एडिटर्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है और यूआई यूएक्स सब ऐसे लोग, ये लोग, इनमें एट्रिशन रेट बहुत ज़्यादा होती है। आपके साथ काम किया, स्किल सीख ली, पूरा बिजनेस समझ लिया, या तो वो खुद की एजेंसी स्टार्ट कर देंगे, फ्रीलांसर बन जाएंगे। तो ऐसे लोगों को आप कैसे डील करते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ को? हम एक बार तो ये खुश भी होते हैं कि हमारी कंपनी से अगर कोई निकला और उसने खुद की कंपनी बनाई है, तो अगर वो ग्रो हो रहा है तो हमारी कंपनी कितनी ऊपर हुई जो आज कंपनीज बनवा रही है। एक चीज तो ये भी है। दूसरा ये है कि आप इसको और डिटेल में जब आप स्टडी करोगे ना, तो आप ये देखो कितने लोग एक्चुअल में वो एजेंसी चला पाए हैं। खोलना आसान है, एक कंप्यूटर, वही मैंने आपको बताया, और आजकल सबको मैकबुक तो ईएमआई पे मिलता है। खोलना आसान है, लेकिन कितने लोग सस्टेन कर रहे हैं? क्योंकि आज मैं मान लो इतने साल की जर्नी में मेरे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े जिन्होंने कहा हम खुद का स्टार्ट करेंगे। मैंने सबकी जर्नी देखी, किसने कितना स्टार्ट किया और कहाँ तक गए। बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में वो पेन या वो परसिस्टेंस मैनेज कर पाते हैं कि वो उसको रन कर पाए। बट ये जो जंपिंग फ्रॉग्स जो है, इनका क्या कर रहे हैं? 50, 70, 80, 1 लाख तक पहुंच जाते हैं। देखो, इसके लिए ना आपको अपनी कंपनी की क्रेडिबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। ये मैंने विकास दिव्य कीर्ति सर से सीखा था। तो उन्होंने कहा कि एक स्टेज पे आने के बाद पैसा मतलब यहाँ से यहाँ उतना वो रह जाएगा, लेकिन आप एम्प्लॉय को वो कितना वो एनवायरनमेंट दे पा रहे हो, कितना लर्निंग कर उसका कि उसका स्किल इम्प्रूव हो रहा है, और साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेस्पेक्ट, कितनी रेस्पेक्ट दे पा रहे हो। इन सब के अलावा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेस्पेक्ट इज पैरामाउंट। अगर आप उसको रेस्पेक्ट दे पा रहे हो, अगर आप उसके लिए सोच पा रहे हो, तो फिर वो कहीं नहीं जाएगा। उसको चाहे 5,000 10,000 ऊपर भी ऑफर होंगे ना, तो वो कहेगा कि नहीं, मुझे यहीं ग्रो करना है। मेरे साथ है, मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास मान लो आज अगर उनको यहाँ पे 35 मिल रहा है, बस 50 का भी ऑफर है और उनको पता है यहाँ 50, लेकिन वो उस विजन के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं, ये 35 का 50 का 60 भी हो जाएगा, पर अभी हमें उस लेवल तक पहुंचना है। तो वैसे लोग हैं। अब जैसे लाखों की सैलरी देते हैं, तो ऑफ कोर्स एक बिजनेस ओनर कोशिश करता है कि करोड़ों का आउटपुट उसको निकल गया है, तो उसके लिए परफॉर्मेंस ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर पर्सन की परफॉर्मेंस ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्स में तो हम फिर भी परफॉर्मेंस ट्रैक कर लेते हैं। इसके लिए तो जैसे से आप ग्रो करोगे ना,
डिपार्टमेंट हेड्स लाओगे, वो डिपार्टमेंट हेड्स के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी पड़ेगी कि आप परफॉर्मेंस ट्रैक करो और कितना आउटपुट एक बंदा निकाल पा रहा है, वो चीज़। आप कैसे ट्रैक करते हो? हम भी इसी तरीके से कि डिपार्टमेंट हेड्स के थ्रू मंथली रिव्यू, मंथली रिपोर्ट्स आती है और डेली बेसिस पे कि कितना आउटपुट निकाला क्या। जैसे हमारे अलग अलग एडिटिंग के ग्रुप्स हैं, तो एडिटिंग में आता है कि डेली आज इतने वीडियोस बने, तो उसमें ये होता है कि भाई ओवरऑल टीम कितनी है, उन्होंने ओवरऑल कितने वीडियो बनाए। और जैसे जैसे ग्रो करोगे देखो कुछ हद तक तो आपको लीकेजिंग परसेंटेज भी कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं आपको बात बताऊं, जब हमने स्टार्ट किया हमारे पास 3 एडिटर्स होते थे। 3 एडिटर्स से हम रोज के 20 वीडियो निकाल देते थे और हम ग्रो करते गए। अभी हो गया कि कभी कोई एडिटर छुट्टी पे, कभी कुछ। आज हमने 3 की जगह मान लो 6-7 एडिटर्स। तो कई बार ऐसा होता है कि वीडियो एडिटिंग में आउटपुट कम भी आता है, लेकिन हमने वो इसलिए हायर कर रखे हैं कि अब जो हम सर्विसेज दे रहे हैं वहाँ हम क्लाइंट को ये नहीं बोल सकते कि आज एडिटर ये वाला छुट्टी पे, ये वाला आया नहीं है, ये नहीं है तो कोई और वो जॉब करेगा, ये नहीं तो कोई और जॉब करेगा। और जिस दिन सारे आए हुए हैं तो उस दिन वो लगता है कि आज आउटपुट कम है। अगर वीडियो का तो आपने बताया, बाकी डिपार्टमेंट्स की क्या केपीआईज होती है? जैसे एसईओ है, तो एसईओ में मंथली रिपोर्ट्स, कीवर्ड प्रोग्रेशन कि कितना कीवर्ड अप डाउन हुआ और कितना ट्रैफिक, तो ये रिव्यू होता है उनका। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस मार्केटिंग टीम कितना स्पेंड किया, कितनी लीड्स जनरेट की, कितना कॉस्ट पर लीड। वैसे के वैसे डिज़ाइन टीम तो कितने मंथ में क्रिएटिव्स बनाए, तो वो एक एक जने का पूरा चार्ट बनता है जिसमें उसने पूरे मंथ में कितने क्रिएटिव्स बनाए, वो पूरा स्टडी होता है, उसको चेक करता है। ठीक है। और फिर इसमें एचआर का क्या रोल रहता है? आप खुद ही सब कुछ ट्रैक कर लेते हो या एचआर भी देखता है? एचआर का रोल पहली चीज़ तो ये सारी ट्रैकिंग के लिए होता ही नहीं है। ये सारी ट्रैकिंग तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर या डिपार्टमेंट हेड करेगा। एचआर का रोल होता है ओवरऑल ऑफिस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिटेंशन, यहाँ ऑफिस में कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, ऑफिस को कैसे ऑफिस का कल्चर हम जो बोलेंगे उसको सेट करना, न्यू हायरिंग, सैलरी कैलकुलेशन, मतलब ये सारे जो काम होते हैं ये एचआर के होते हैं। ये अपने आप में इतने होते हैं कि एचआर ये परफॉर्मेंस रिव्यू कर ही नहीं सकता। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एचआर ये सब काम करे, पहली चीज़ तो एचआर वो एक्सपर्टीज थोड़ी है कि वो ग्राफिक डिजाइनर ने कितने डिजाइन बनाया उसको जज कर पाए। कुछ सॉफ्टवेयर्स या कुछ सीआरएम टूल्स ऐसा कुछ यूज हम यूज़ करते हैं, जैसे एक V360 करके हैं, उसको यूज़ करते हैं, डेली पंच इन पंच आउट। और फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज़ करते हैं। अभी हमारा सेल्स में सेल्स फोर्स हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फॉर द पूरा सेल्स प्रोसेस के लिए। तो ऐसे अलग अलग चीज़ के लिए टूल्स। अभी कितनी सेल्स टीम है आपके पास में? अभी हमारे पास लगभग 4 लोग हैं। 4 लोग हैं जो सेल्स मैनेज कर रहे हैं। तो शुरू में तो एक फ्रीलांसर या फिर आप जब इंडिविजुअली अकेले काम कर रहे थे तो हर कस्टमर से खुद मिलते थे? खुद तो हम तो हमेशा ही सेल्समैन है ही हैं। नहीं। और जब खुद मिलते हैं तो ऑफ कोर्स आउटपुट ज्यादा निकलता है। लेकिन जब एम्प्लॉय आता है तो उस हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वो हमारे जितना काम निकाल के देगा, लेकिन ऑफ कोर्स वो नहीं निकाल पाता है। उसमें आपको वो शैडो लर्निंग देनी पड़ती है। शैडो लर्निंग की आप किस तरह से मीटिंग कर रहे हो, आप किस तरह से कर रहे हो, और वो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो वो ट्रेनिंग कैसे देते हैं, मेरा यही सवाल। शैडो लर्निंग कैसे देना है? जैसे आपने बताया वो तो आप साथ रहकर आप दे देते साथ में रह रहे हो, I2UC मॉडल हो गया। हाँ, पहले मैं करता हूँ, आप देखिए, वो तो ठीक है। उसके अलावा कुछ आपने ऐसे वीडियोस भी बना रखे हैं, ऐसा कुछ कंटेंट लाइब्रेरी बना रखी है जिससे कोई भी अगर कोई न्यू एम्प्लॉय ऑन बोर्ड हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ वीडियो बनाने का मैं बहुत टाइम से बहुत सोचता हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ बनाया नहीं है। लेकिन हाँ, अभी ये है कि कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो उसको जैसे सेल्स में एक बेसिक काम देते हैं कि आपने बेसिक काम पहले किया, फिर आपने नेक्स्ट काम किया, फिर नेक्स्ट स्टेज पे काम किया, फिर आप खुद मीटिंग्स लेने लगे। तो सेल्स की लर्निंग सबसे लंबी है, मतलब स्लो है, साल भर लग जाता है कि आप एक उस लेवल पे आओ कि आप मीटिंग्स भी कर रहे हो, क्लाइंट क्लोज भी कर रहे हो। क्लाइंट आ गया, क्लाइंट ने लीड डाली, क्लाइंट से आपने की कॉल पर बात हो गई, आप क्लाइंट को सारा प्रपोजल भेज दिया, क्लाइंट से आपकी मीटिंग हो गई, क्लाइंट डन हो गया। अब यहाँ से आगे क्लाइंट का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या है? ऑनबोर्डिंग मीटिंग फर्स्ट मीटिंग में सेल्स मीटिंग भी रहेगी, एंड ऑनबोर्डिंग टीम में जो हम ऑपरेशन टीम से सिलेक्ट करेंगे कि कौन अकाउंट मैनेजर इस क्लाइंट को मैनेज करेगा, तो अकाउंट मैनेजर एंड प्लस डिज़ाइन टीम, एडिट टीम और ये सारे लोग उस ऑनबोर्डिंग मीटिंग में आएंगे। क्लाइंट अपना बिजनेस का ब्रीफ पूरा एक्सप्लेन करेगा, अपना गोल बताएगा
कि मेरा इस सीज़न में इतने एडमिशन्स का गोल है, फिर हम उसको समझेंगे, उसके लिए स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। फिर उसी ऑनबोर्डिंग मीटिंग में सारे एक्सेस ट्रांसफ़र की बात होगी कि हमने एक ऑनबोर्डिंग शीट दी, उस ऑनबोर्डिंग शीट में उन्होंने सारा एक्सेस हमें हैंड ओवर किया, और फिर उस एक्सेस के बाद हमने ऑपरेशन स्टार्ट किए। तो यहाँ से फिर ऑपरेशंस टीम का काम आ जाएगा। फिर जो ये मैनेजर्स होते हैं इनको वहां पर जाना भी पड़ता है? डिपेंड्स, विजिट भी हम तो देखते हैं कि अगर कहीं विजिट करनी होती तो जाते भी हैं। किस केस में विजिट्स की जरूरत रहती है? जहाँ क्लाइंट ज़्यादा पैसा दे रहा है, सिंपल। जहाँ क्लाइंट 3 लाख 5 लाख रुपए दे रहा है तो वहाँ तो जाना चाहिए। तो हाउ डज विजिट हेल्प? आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट। जितना भी हम ऑनलाइन इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है तो वो हमेशा एक ह्यूमन टच बेटर ही होता है। आज कितने क्लाइंट्स हैं आपके पास में? हमारे पास ज़्यादा नहीं है, 50 एक क्लाइंट्स होंगे। और उसमें अगर मैं एवरेज टिकट साइज की बात करूं, 1.5-2 लाख रुपए तो 1.5-2 लाख रुपए मिनिमम आपका है। इतने सालों में आपने एक स्ट्रेटेजी बिल्ड की, एक नीश मार्केट बिल्ड किया, एक सक्सेसफुल बिजनेस कह सकते हैं आपने बिल्ड किया। इन सारी चीजों में अगर मैं आपसे एक स्ट्रेटेजी पूछूं जो आपके लिए सबसे बेस्ट वर्क की है और जो आपको ऐसा लगता है ये आगे भी वर्क करने वाली है, वो क्या रहेगी? कंसिस्टेंसी। आप कितना भी जाओगे, मान लो किसी दिन ग्राफ ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, आपके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होंगे, आपको अरेंज करने पड़ेंगे, कभी आपको गोल्ड लोन लेना पड़ेगा, कभी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन हर चीज़ करने के बाद आप जब कहोगे ना कि लगे रहो लगे रहो लगे रहो, तो वो चीज़ आपको सक्सेस देगी। जैसे मेरे को तो मेरे बड़े कहते थे कि तुम बस लगे रहो, आएगी सक्सेस आएगी। तो स्टार्टिंग के ईयर से मुझे लगता था यार इनसे जब भी बात करो ये एक ही बात बोलते हैं, लगे रहो। कि क्या लगे रहो लगे रहो, पर आज 3-4 साल जब मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ वो लगे रहो का जो असली मतलब है वो ये है, जब आप कंसिस्टेंटली उस पर काम करते रहोगे आप एक्सपर्ट बनते जाओगे, और आप जब एक्सपर्ट बनते जाओगे तो अपने आप ही आपकी ग्रोथ होगी। मैंने इतने लोगों से बात की है, कितने बड़े बिजनेस ओनर से बात करता हूँ, हर बार मैं उनसे यही पूछता हूँ कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए वर्क की है। और मेरे एक्सपेक्टेशन होती है कुछ अच्छी बात बताएंगे, कुछ बड़ा फैंसी सा बताएंगे, पहले ऐसा करो वो करो, और अल्टीमेटली उनकी तरफ से वन वर्ड आंसर निकल के आता है, क्या तो कंसिस्टेंसी बोलेंगे। क्या अभी मैंने एक रियल इस्टेट वाले भाई साहब से उनका पॉडकास्ट किया, उनसे पूछा आपके लिए क्या वर्क किया, बोले मेहनत की मैंने। तो अब नए लोगों को क्या करनी चाहिए? बस मेहनत करनी चाहिए। वो एक्चुअली वो शायद वो वर्ड्स नहीं बता पा रहे होते हैं, उसको वो मेहनत नाम दे देते हैं, लेकिन आप अगर उनका भी जब वो पूरा डिकोड करोगे ना तो वही है कंसिस्टेंसी। अब उस कंसिस्टेंसी को आप मेहनत कह लो या कुछ भी कह लो, वही है। एक टाइम था जब मैं सोचता था यार 5 लाख रुपए का, जब सबसे पहले 5 लाख रुपए मंथली हो जाए, 2-2.5 लाख रुपए सैलरी दे दें, इतना ये कर दें बस बहुत है। एक टाइम में गोल होता था 10 लाख रुपए मंथली हो जाए बस, अपना तो 10 लाख में आराम से अपना सब काम चलेगा, ऐसे करके चलता रहेगा। तो वो तो कंसिस्टेंसी है, वहां से वहां चलते गए। ऐसा भी कभी हुआ है जब आपको लगा हो कि आपने कुछ स्ट्रेटेजी उल्टी पड़ गई हो, आपने काफी पैसा लगा दिया हो लेकिन उसकी वजह से? बहुत बार पड़ती है, और मैं तो हर साल ऐसा करता हूँ, हर साल लगाता हूँ। पिछले साल मैंने क्या किया कि लास्ट सीजन में मैंने कहा मुझे ना अलग अलग सिटीज़ में बंदे चाहिए जो सेल्स के लिए वहाँ मीटिंग करें। तो मैंने वहाँ पे सबसे पहले कोवर्किंग स्पेसेस ले लिए, फिर वहाँ पे एक एक बंदे की सैलरी स्टार्ट कर ली 50,000 60,000 रुपये, फिर उसके साथ एड्स भी स्टार्ट कर लिए। अब वो 50,000 से लाख रुपए महीने के ऐड स्पेसिफिक उस लोकेशन में चल रहे हैं, क्योंकि वो बंदा बैठा है तो उसके पास लीड्स तो चाहिए। अब ऐसे करके मैंने एक लोकेशन में 10-10 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन कोई आउटपुट नहीं आया। मैं देख रहा था उसी सेम लोकेशन की लीड अगर मेरे पास आ रही है, मैं उस क्लाइंट को कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, और क्लाइंट ने मेरे को जैसे ईयरली 36 लाख का मैंडेट दे दिया कि हाँ हम आपको इतना रिटेनर देंगे, पर वहाँ जो मैंने बंदा डिप्लॉय किया वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। फिर मुझे समझ में आया कि मैं जब तक इनको सेल्स सिखाऊंगा नहीं वहाँ पे, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा, और वो सेल्स जब तक वो यहाँ नहीं देखेगा मेरा पूरा प्रोसेस, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो पिछले साल ऐसे खराब किए, हर साल करते हैं कुछ। जैसे हाई टिकट क्लाइंट्स पे आप लोग काम कर रहे हो और एक्सट्रीम हाई टिकट भी चला जाता है। कई बार ऐसा होता है किसी कॉलेज का आपका एस्पिरेशन होता है यार मुझे इस कॉलेज के लिए काम करना है, हुआ होगा आपके लिए भी। अब उसका फाउंडर एमडी उस तक रीच आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग करके तो आपके पास ऑफ कोर्स क्लाइंट आ ही रहे हैं,
उसके अलावा अगर किसी बड़े क्लाइंट के दरवाजे पे पहुंचना हो तो क्या? ये देखो वो लोग कहाँ जाते हैं। जैसे आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग, तो वो सारे ओनर्स भी कहीं ना कहीं सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस में जाते होंगे ना, वहाँ पे आप जाओ। आज मान लो मेरे को अगर यूनिवर्सिटी के ओनर्स के पास जाना है, यूनिवर्सिटी चांसलर्स के पास जाना है, अभी एक्सट्रीम वो लोग हैं जो 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ वाले लोग हैं। पहली चीज़ तो ये आपसे डायरेक्ट ऐसे मिलते नहीं है। पर अगर आप किसी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में जाते हो, जाओ थोड़ी अच्छे लेवल की हो, जहाँ पे आपने भी मान लो 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च किए वहाँ जाने के लिए, तो आपको वहाँ ये लोग मिलेंगे। फिर उनको अप्रोच करना भी चैलेंज होता है। वो तो वहाँ पे फिर आपकी थोड़ी नेटवर्किंग स्किल्स काम आएगी। या मान लो जैसे नेटवर्किंग में एक तरीका ये है, मान लो ये मुझे जानते हैं, मैं इनसे मिला और इनके साथ ही थोड़ी देर हूँ, तो अब इनसे मिलने जो भी आएगा, मान लो ये यूनिवर्सिटी चांसलर है तो ये मुझे तो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो वहाँ से एक तरीका होता है। फिर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट। आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी क्लाइंट को आप ऐसे ऑर्गेनिकली आपने रीच किया हो बहुत मेहनत करके, फिर आपने उसको क्लोज किया हो? मतलब मैं तो मैं बता रहा हूँ ना, 8 9 महीने मैंने फॉलो किया था दृष्टि IAS को। फिर उन्होंने मेरे को थोड़ा सा काम दिया, वो मैंने अच्छा किया। फिर वापस दूसरा काम दिया, दूसरा काम दिया, दूसरा या तीसरा काम उन्होंने दिया जिसमें शायद मेरा कुछ खराब हो गया। फिर उसके बाद ये है कि आज भी मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, कुछ ना कुछ काम से रिलेटेड आता है, लेकिन मैंने उनको 8 9 महीने फॉलो किया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने फॉलो किया, फिर मुझे मिला काम। नीश मार्केट के अंदर एक चैलेंज ये भी है कि सब कुछ आपके ऊपर एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको क्लाइंट हर जगह कहीं पर भी मिल जाएंगे। फिर उस केस में आप लोग कैसे मेंटेन करते हो? मतलब क्योंकि पूरी डिपेंडेंसी एडवर्टाइजमेंट पे हो जाए, कल को एडवर्टाइजमेंट किसी कारण से, वैसे तो कोई सूरत नहीं होगी कि ऐसा कुछ हो, बट अपना एक ऑर्गेनिक बिल्ड करना बहुत साल लग जाता है। जैसे अगर कोई कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है तो वो कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल तब जाना जाएगा जब वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर 10 12 15 साल तक टिक गया है। इनिशियल टाइम पे जब वो 1 साल से लेकर 10 साल तक जब वो मेहनत करता है तो उसके लिए वो क्लाइंट बिल्डअप करना, अपना एक ऑर्गेनिक चैनल बनाना बड़ा मुश्किल होता है। आप अपना ऑर्गेनिक चैनल कैसे बिल्ड कर रहे हो? कंटेंट के थ्रू मेरे वीडियोस, मेरे पॉडकास्ट ये जाते हैं। अब हमने न्यूज़लेटर भी स्टार्ट किया है, तो न्यूज़लेटर जाएगा एवरी मंथ, और वो सारे उन क्लाइंट्स को जाएगा जिन्होंने हमसे अप्रोच किया या जो ऑलरेडी हमारे क्लाइंट्स हैं। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, तो उससे मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक अपना बिल्ट होता है। फिर जब आपकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी रेगुलर इतने साल से चल रही हो ना, तो उससे भी लोगों को एक ध्यान हो जाता है, नाम याद हो जाता है। फिर वो ऑर्गेनिकली आपको सर्च करेंगे जिस दिन उनको एक्चुअल में ज़रूरत होगी, और वो फिर आपकी वेबसाइट पे आके आपको कनेक्ट करेंगे। अब जैसे जब आपने शुरुआत की थी क्लाइंट्स थे तो लिमिटेड क्लाइंट्स के साथ में काम करता है, बट एट द सेम टाइम आपको टीम भी मैनेज करनी है, और प्लस क्योंकि नीश मार्केट है, बड़ा क्लाइंट है, तो ये भी हम कह नहीं सकते कि एक बार में पैसा दे देगा, या हो सकता है कमिटमेंट कई बार लेट भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। ऐसे समय में कैश फ्लो मैनेज करना बहुत दिक्कत है। मैंने अपने इनिशियल फेज में देखा, मेरा पहला क्लाइंट 90,000 रुपए का था। 90,000 के अगेंस्ट में मेरे 5 लाख रुपए के खर्चे थे, तो मेरे लिए वो कैश फ्लो मैनेज करना बहुत चैलेंज था। आपने भी ऐसा फेस किया कभी? सबने किया है, उसके बिना तो आप आ ही नहीं सकते। आप जहाँ पे हो, सबने किया है, सबने। तब तब तो बहुत, फिर भी अब मुझे आज की सिचुएशन देखो ना, मुझे इजी लगता है वो, क्योंकि उस टाइम में सैलरी के लिए 2.5 लाख रुपए जुगाड़ करने होते थे। 2.5 लाख रुपए जुगाड़ कर, हाँ, तो 2.5 लाख रुपए जुगाड़ करने के लिए तो कभी मैं किसी को फोन करता, कभी अपने चाचा को फोन करता कि अरे थोड़े दिन के लिए दे दो 2.5 लाख रुपए, एक पेमेंट आएगा फिर मैं आपको देता हूँ। ऐसे करके मैं, आज जो है वो और टफ है। तो वो तो जैसे जैसे आप जिस स्टेज पे जाओगे ना, उस स्टेज पे वो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, नंबर बढ़ता जाएगा। अभी जैसे फ्यूचर में आपके क्या प्लान है, इस बिजनेस को कैसे स्केल करना? अभी हमने जयपुर में ऑफिस ओपन किया है। जयपुर के बाद अभी 2 लोकेशन और है जो फाइनलाइजेशन स्टेज पे चल रही है। तो हमारा टारगेट ये है कि नेक्स्ट हम एटलीस्ट 24 to 36 मंथ्स के ड्यूरेशन में हमारी कंपनी को 50 करोड़ वैल्यूएशन की कंपनी बनाए। तो उसके लिए हमें काफ़ी जगह फिजिकल प्रेजेंस भी चाहिए होगी। तो वो फिजिकल प्रेजेंस एक टारगेट है कि भाई एटलीस्ट 6 से 7 लोकेशंस पे हमारा प्रेजेंस हो,
और इतना बिजनेस हम डेवलप करें। अभी जैसे आपके 50 क्लाइंट्स हैं, इन 50 क्लाइंट्स की अगर डेमोग्राफिक्स की बात की जाए तो ज्यादा क्लाइंट्स कौन से राज्य से हैं? सबसे मजे वाली बात है ये, मेरे क्लाइंट्स भी पूछते हैं कि आपके क्लाइंट्स मेजर कहाँ हैं। तो जब हमने हमारी खुद की मार्केटिंग स्टार्ट की थी ना, हमने कहा कहाँ करें कौन से रीजन में करें, हमने एक इंडिया सिलेक्ट किया। हमारा ऑब्जेक्टिव था इंडिया में चलेगा तो कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट पर लीड। तो आज अगर मैं बात करूं तो हमारा क्लाइंट दिल्ली में भी है, नीचे जम्मू जाओगे जम्मू में भी है, यहाँ भुवनेश्वर जाओगे भुवनेश्वर में भी है, मुंबई जाओगे मुंबई में भी है, गोवा जाओगे गोवा में भी है, और यहाँ पटना जाओगे तो पटना में भी है। तो ऐसे करके हमारे क्लाइंट्स जो हमने जो इंडिया कैंपेन चलाया था, भाई मार्केटर्स ये बोलते थे कि भाई आपका ये कैंपेन गलत चल रहा है, जैसे कई बार हम ऑडिट कराते, फिर आपको एक स्टेट पे पहले चलाना चाहिए, एक स्टेट पे। तो मैं कहता था वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, और मैं इंडिया ही चलाता गया, तो मुझे वो रिजल्ट दिया। वैसे स्ट्रैटेजी वाइज मैं भी बोलूंगा कि यार ये सही है या नहीं है, पर वो इंडिया कैंपेन जब लॉन्ग टाइम चलता गया तो हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से अब क्लाइंट्स आने लगे। और इसका एक बेनिफिट ये भी हुआ कि आज मैं मान लो किसी भी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ तो मेरे को 20 लोग मिल जाते हैं कि अरे सर आपका वो ऐड देखा था, आपसे कनेक्ट करना था। तो वो दैट इज हेल्पिंग बिकॉज ऑफ दिस इंडिया कैंपेन। अब जैसे इतने सालों से आप एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, इतने इंस्टीट्यूट से आप मिले हो, एक सबसे बड़ी गलती और सबसे कॉमन गलती अगर एक इंस्टीट्यूशन ओनर कर रहा है तो वो क्या है? कॉमन गलती तो एक तो ये कर रहा है कि सबको ये लगता है कि बस 6 महीने का एडमिशन सीजन है, तब मुझे करना है कैंपेन, तब मुझे मार्केटिंग करनी है, बाकी टाइम शांति। तो वो गलती उसको और ज़्यादा पैसा लगवाती है सीजन टाइम में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, इतना कंपटीशन बढ़ रहा है कि अगर वो 6 महीने जो वो काम नहीं कर रहा, तो कंपटीशन उस 6 महीने में भी अपना वेबसाइट ऑप्टिमाइज करना, अपना कंटेंट क्रिएशन में इतना गेम स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिससे कॉम्पिटिटर्स को रिजल्ट आ रहे हैं एडमिशन्स में। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ सीजन टाइम में अपना 50 लाख या 1 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन उसका उनको वो आउटपुट उतना नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, मान लो मैं अगर एमबीए की बात करूं, एमबीए डिग्री की बात करूं, एमबीए कोर्स की बात करूं, कॉलेज ने क्या किया, सीजन टाइम में 1 करोड़ रुपए स्पेंड किए, हर एक लीड आई, लीड को नर्चर करने का कोई कंटेंट नहीं है, नर्चर करने के लिए जो वीडियो जाने चाहिए, नर्चर करने के लिए कुछ लाइफस्टाइल उससे रिलेटेड कंटेंट जाना चाहिए, वो नहीं है। तो लीड आई, लीड ने कहा हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन लीड ने 10 जगह और फॉर्म फिल किया। दूसरे कॉम्पिटिटर ने लास्ट 6 महीने में 50 वीडियो ऐसे नर्चरिंग के बना दिए, लाइफ एट दैट कॉलेज, और उस कॉलेज में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। हर थोड़े दिन में आपके पास एज अ स्टूडेंट आपके पास उस कॉलेज का लाइफस्टाइल रिलेटेड कंटेंट रेगुलर आ रहा है, नर्चर हो रहा है। तो अब जो दूसरा कॉलेज है वो 30 लाख भी स्पेंड कर रहा है ना, उसमें जितनी भी लीड्स आ रही है वो इंटरेस्टेड नर्चर हो रही है, इंटरेस्टेड मूव हो रही है। लेकिन जो मेन कॉलेज है जो 1 करोड़ खर्च कर रहा है, वो उस 6 महीने में खर्च कर रहा है, लेकिन उसको आउटपुट नहीं आ रहा। तो ये बेसिक चीजें हैं। सो मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि 12 महीने की एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी डिवाइड होगी कि कब क्या करना है, कब क्या करना है, लेकिन वो पूरा कंसिस्टेंट एफर्ट्स वाली स्ट्रैटेजी। आप इस स्ट्रेटेजी को कैसे डिवाइड करते हो? अगर 12 मंथ्स के होराइजन में देखें तो आपने उसको कैसे डिवाइड कर रखा है? हम भी इसी तरह से कि प्री कैंपेन जो ड्यूरेशन है उसमें हमें क्या क्या काम करने हैं, हम उन सारे कामों को करते हैं। और जैसे सबसे पहले वेबसाइट ऑप्टिमाइज, वेबसाइट पूरी उसमें नई बनाना या वेबसाइट के पूरे कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना। फिर वीडियो कंटेंट कितना बनाना है, जैसे मान लो अब हमारी टीम 50 से 60 वीडियोस बनाने का प्लान करेगी, जैसे कि कोई एमबीए हो गया, कोई बीटेक हो गया। फिर उसके बाद एड क्रिएटिव्स की रिसर्च, तो एड क्रिएटिव्स किस किस तरह के नेक्स्ट अपकमिंग सीजन में हम रन करेंगे, तो वो सारा चीज़ें करना। फिर लैंडिंग पेजेस बनाना, जैसे अगर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी के केस में 20 कॉलेजेस होते हैं या 10 कॉलेजेस, एक एग्जाम्पल। तो हर एक कॉलेज का एक लैंडिंग पेज, मतलब कॉलेज ऑफ लीगल स्टडीज़ का एक लैंडिंग पेज होगा, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एक होगा। तो ऐसे करके वो सारी चीज़ों पे काम करना। सो दिस वाज आवर पॉडकास्ट विद मिस्टर पंकज, और आज हमने इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखा। ना केवल बिजनेस लेसन, हमने डिजिटल मार्केटिंग को बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से पूरे एक्सपर्ट लेवल तक सीखा। उसके अलावा अगर बिजनेस लेसन की बात करें, अगर इस पॉडकास्ट को लेकर आप नोट्स लेके बनाने बैठेंगे तो आपको 50 से ज्यादा नोट्स तो मैं खुद ही बनाकर दे दूंगा। इसमें आपको सीखने को मिला कि कैसे एक
फ्रीलांसर से एक पूरे एजेंसी की जर्नी शुरू होती है, कैसे आप क्लाइंट के ऊपर, एक क्लाइंट की परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करते हुए अपने बिजनेस को स्केल करते हैं, और कैसे आप उसी क्लाइंट को नर्चर करते करते उसको अपने साथ में बनाए रखते हैं। आप भी अगर एक बिजनेस ओनर है और आप ये सीखना चाहते हैं एक कस्टमर के आने से लेके कस्टमर के आखिरी तक की जर्नी क्या होने वाली है, तो वो आपने सीखा। उसके अलावा हमने डिजिटल मार्केटिंग के सारे कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर किए। आशा करता हूं आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसके अलावा आप हमारे किस गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट में देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पंकज सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपकी टॉप लर्निंग्स क्या रही। मैंने तो इस एपिसोड के अंदर डिजिटल मार्केटिंग की कई सारी केपीआई समझे। मैंने समझे कि कौन सा राइट मीडियम होता है और राइट मीडियम को कैसे सही तरीके से यूज लेके अपने बिजनेस को अच्छे लेवल पे ले जाया जा सकता है। मैं आपको हमारे एक क्लाइंट की केस स्टडी देता हूँ। हमारे क्लाइंट का नाम है सागर जी, और सागर जी का जो है ना इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस का बिजनेस था। इनके बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कस्टमर आ तो रहा है लेकिन ये ट्रैक नहीं कर पा रहे कि कस्टमर कहाँ से आ रहा है। क्या वो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट को देख के आ रहा है, क्या वो इंस्टाग्राम के एडवर्टाइजमेंट को देख के आ रहा है, या फिर वो फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख के आ रहा है, या हो सकता है किसी के रेफरल से आ रहा हो। तो हमने सागर जी को एक पूरा मैकेनिज्म बनाकर दिया जिससे वो ना केवल ये ट्रैक कर पाते हैं कि अपने कस्टमर वो कहां से आ रहे हैं, उसके अलावा उस कस्टमर को वापस वो रिपीट रीटारगेटिंग मार्केटिंग भी करते हैं। हमने उनको पूरा एक व्हाट्सएप का मैकेनिज्म बना के दिया, और आज एआई को इंटीग्रेट करके सागर जी ने अपने बिजनेस को ना केवल अच्छी तरीके से स्ट्रीमलाइन कर लिया, बल्कि उनके बिजनेस के अंदर रिपीट परचेज बढ़ गई, उनके बिजनेस के अंदर सर्विस का रेवेन्यू अलग से आने लग गया। अब आप भी ये सीखना चाहते हैं, आप ये समझना चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस के अंदर मार्केटिंग के मैट्रिक्स को कैसे लगाएंगे। मैंने कई सारे व्यापारियों को देखा है जिन्होंने आज तक मार्केटिंग में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। भाई देखो, आप अपने बिजनेस को इतने बड़े लेवल पे ले जा चुके हो बिना मार्केटिंग के खर्चे पर, तो सोचो थोड़ा सा मार्केटिंग का खर्चा आपको कितनी बड़ी ग्रोथ दे देगा। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर मेरे साथ में कॉल बुक कीजिए। मैं आपके साथ में बैठ के आपके बिजनेस का एनालिसिस करूंगा और फिर हम साथ मिलकर आपके बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे ले जाने का प्रयास करेंगे। हमारा अगला एपिसोड रहने वाला है शैलेश बुरानी जी के साथ। जोधपुर के बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर शैलेश बुरानी जी ने अपनी जर्नी कैसे शुरू की, रेडियो में इनका पूरा करियर कैसा रहा, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा कैजुअल सा पॉडकास्ट होने वाला है, उसको भी देखिएगा। और हमारा जो लास्ट पॉडकास्ट था, अगर आपने वो मिस कर दिया तो वो भी जरूर देखिए। वो पॉडकास्ट था हमारा अंकुर जी और कमल जी के साथ में। अंकुर जी और कमल जी ने अपने SaaS बिजनेस की, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बिजनेस की शुरुआत की मात्र 6,500 रुपए के इन्वेस्टमेंट से, और आज करोड़ों के लेवल पे चले गए। इनका क्लाइंट रिटेंशन का मॉडल बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने कैसे बिल्कुल बिना टीम से करोड़ों रुपए की सेल खुद ब खुद ड्राइव की, ये देख के आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। बी टुगेदर शो को देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।